Hi everyone, this is the final video of 365 series जिसमें हमने सारा सिलेबस for 28th of May एग्जाम, करंट अफेयर्स स्पेशली पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, कल्चर, सोसाइटी सब कवर कर लिया है। ये सारे वीडियोस का एक स्टैंड अलोन प्लेलिस्ट बना के आई विल शेयर इट विद यू। 28th ऑफ मे को एग्जाम है और 20 दिन पहले हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है रिवीजन का। दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब बस हमें क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा है इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। ये सारे वीडियोस आप 1.5x या 2x में जल्दी से वॉच कर लेना, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में रेंज इंपॉर्टेंट होती है और एक सर्टेन डेप्थ, रेंज एंड सर्टेन डेप्थ। हमें एक्सपर्ट्स नहीं बनना है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें रेंज कवर करनी है बहुत सारी और एक डिसेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये है सोशल इश्यूज, विमेन इन वर्क फोर्स। प्रेसिडेंट ने अपने स्पीच में अभी रिसेंटली असर्ट किया लो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द वर्क फोर्स, ये मेजर हिंड्रेंस है इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। विमेन का पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में होना चाहिए। फीमेल लेबर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन 32.8% है और मेल 77.2% है। दिस इज स्क्यूड। देन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी करेक्ट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देखें तो विमेन की 3.3% है। पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन बढ़ा है वर्क फोर्स में, बट दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। वुमेन इन व्हाइट, ब्लू एंड पिंक कॉलर जॉब्स में, व्हाइट जॉब्स क्या होते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब्स में जैसे सैलरी ज्यादा है, हायर पेड एंड हायर स्किल्ड जॉब्स हैं, इसमें नंबर बढ़ा है। जैसे स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, लॉ एंड मेडिसिन, इसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर्स है, इसमें भी डिमांड फॉर विमेन बढ़ा है। विमेन वर्कफोर्स बढ़ा है। ब्लू में डोमिनेटेड बाय मेन है, बिकॉज ब्लू कॉलर जॉब्स में रिक्वायरमेंट ऑफ मैनुअल लेबर होता है, ग्रेट स्टेमिना और इसमें कम मसल, मतलब फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मेन जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्लम्बर्स, फार्मर्स एटसेट्रा में डोमिनेटेड बाय मेन है। पिंक इज डोमिनेटेड बाय विमेन, इसमें आता है जैसे टीचिंग, रिटेल वर्कर्स, सेक्रेटरीज, नैनीज। तो इधर भी वेजेस जो है वो कंपैरेटिवली लो है, विच इज अगेन कॉज ऑफ वरी, बिकॉज इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी 2020 में अभी मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते हो गई है। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 में 26 हफ्ते हो गई है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस भी बेहतर हुई है। वेजेस 2019 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स के बारे में कहा गया है, मतलब बेस्ड ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस है, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये लेबर कोड के रिफॉर्म्स आए हैं। सेफ्टी मेजर्स हैं, प्रोवाइडिंग स्किल्स है, विमेन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे। इसके अलावा इनिशिएटिव्स हैं जैसे मिशन शक्ति, अम्ब्रेला स्कीम है फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये 2021-22 में लॉन्च हुई थी। सो ये लेबर रिफॉर्म्स है, सेफ्टी मेजर्स हैं, स्किल इम्पार्ट करना है और मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन का। जेंडर बजटिंग टर्म है यूनियन बजट में। जेंडर बजटिंग को पिच किया है पावरफुल फिस्कल इनोवेशन फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है नारी शक्ति, विमेन पावर ड्यूरिंग द अमृत काल। 25 साल का लॉन्ग रीड अप टू इंडिया एट 100, मतलब अभी 75 ईयर्स हो गए। 100 ईयर्स का ये जो 25 ईयर का ड्यूरेशन है, दिस इज अमृत काल। गवर्नमेंट फोकस करेगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट में और हम सप्त ऋषि का प्रिंसिपल यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। 7 प्रिंसिपल्स जो हमारे आउटलुक को डिटरमाइन करेंगे। जेंडर बजट 4.96% है टोटल एक्सपेंडिचर दिस ईयर का, और लास्ट ईयर ये 4.33 था, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। अमृत काल में क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लास्ट माइल रीच करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, अनलीश करना है पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ होना चाहिए, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, तो ये जो पिलर्स हैं ये अमृत काल के पिलर्स हैं। टाइमलाइन क्या है इंडिया का जेंडर बजटिंग का? तो 8th 5 ईयर प्लान में था, 9th में था, विमेन कंपोनेंट प्लान ऐड किया, एक्सपर्ट ग्रुप आए और देन इसके बाद जेंडर बजटिंग आए। तो व्हाट इज जेंडर बजटिंग एज सच? तो इट एंटेल्स डिसेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट टू एस्टैब्लिश इट्स जेंडर डिफरेंशियल इम्पैक्ट्स। मतलब कि हम विमेन
कि विमेन स्कीम्स में या विमेन सेक्टर में हम कितना गवर्नमेंट वहाँ पे फंड्स अलोकेट कर रही है। तो ये अगर हम अलग से बजटिंग में इंक्लूड करते हैं तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट्स, जेंडर बजट्स। It seeks to ensure that greater commitments are translated into budgetary commitment. It is not an accounting exercise but an ongoing process of keeping a gender perspective in policy program formulation. करंटली इंडिया में जो मिनिस्ट्रीज हैं वो वर्क कर रही हैं जेंडर बजट के अंदर, रूरल डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एजुकेशन। तो ये जो 5 हैं ये वर्क कर रही हैं 5 की मिनिस्ट्रीज। ये 4 to 6% ऑफ रेंज में है। टोटल एक्सपेंडिचर लेस देन 1% ऑफ इट्स जीडीपी यहाँ पर है। अब कंट्री में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाना है, बिकॉज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक विमेन को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी और प्रॉपर वर्क नहीं मिलेगा। वर्क देना बहुत ज़रूरी है, वर्क मिलना चाहिए। वर्क करने से ग्रोथ होता है, आउटलुक चेंज होता है, तो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आती है। सो ओवरली ब्रॉड कैटेगरीज हैं। रिलायंस हमें लेबर फोर्स स्टेटस में देना है, नैरो अप्रोच होना चाहिए। दिस इज ILO। द होल आइडिया इज इसको इम्प्रूव करना है, फीमेल पार्टिसिपेशन। अब आता है PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है PVTGs। तो ये प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है। ये डेवलपमेंट मिशन है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप की बात है। ये PMPDM मिशन है, रीचिंग द लास्ट माइल की बात है। रीचिंग द लास्ट माइल 7 सप्तऋषि की प्रायोरिटीज है। 15,000 करोड़ का इसमें बजट है। डेवलपमेंट एक्शन प्लान है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें सेफ हाउसिंग, क्लीन ग्रीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में कहा है। सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्शन, लाइवलीहुड एटसेट्रा प्रोवाइड कराना है। क्राइटेरिया क्या है? प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है PVTGs में, लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, और डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है। तो ट्राइबल ग्रुप्स में अगर ये कंडीशंस मीट हो रही है तो उनको बोलते हैं PVTGs। तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स होते थे, ये धेबर कमीशन के बाद ये टर्म आया था। पहले इसमें 52 ट्राइबल ग्रुप्स को PVTGs बताया था, अभी 75 इन नंबर है। 17 स्टेट्स में है, UT ऑफ अंडमान एंड निकोबार में। सबसे ज्यादा ओडिशा में PVTGs है और आंध्रा में। करंटली PVTGs वल्नरेबल है एक्सटिंक्शन में, जैसे ओंजे, अंडमानीज। तो द पॉइंट इज लिटरेसी इज लेवल लो है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है, 4 हेक्टेयर लैंड यहाँ पे अलोकेट हुआ है और 1 है पैसा। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एक्ट है, ये भी यहाँ पे ऑपरेशनलाइज प्रॉपर नहीं हुआ है, तो दिस इज अगेन अ चैलेंज। अब अदर इनिशिएटिव्स क्या हैं? इंडिजिनस एंड ट्राइबल पॉपुलेशन कन्वेंशन 1957 है ILO का। इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मल्टीपर्पज ट्राइबल ब्लॉक है, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक है, ट्राइबल सब प्लान है। यहाँ पर फॉरेन रिस्ट्रिक्टेड एरिया की भी बात होती है, इनकी जो जमीन है उसके लिए एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाते हैं। प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में हाउसिंग, एग्रीकल्चर, रोड्स, एनर्जी एटसेट्रा की स्कीम्स आती है। अभी रिलेटेड एक न्यूज है हक्कू पत्रा। ये मेंबर्स है बंजारा ट्राइब्स कर्नाटका के। बंजारा, जिनको लंबाडी, गौर राजपूत और लबना भी बोलते हैं, ये हिस्टोरिकली नोमैडिक ट्रेडिंग कास्ट है। हक्कू पत्रा एक लीगल डॉक्यूमेंट है दैट डिटेल्स अ पर्सन्स लेजिटिमेट इनहेरिटेंस और ऑनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो उनको एक फॉर्मलाइजेशन हक मिल गया कि ये ऑनरशिप इन पर्सन की है, दैट इज कॉल्ड हक्कू पत्रा। तो देखो ये PVTGs है। द रीजन, ऐसे मैं आपको बताता हूँ चीजें, पता है इसमें अगर चीजें याद भी नहीं रहेगी ना तो डायरेक्शन जरूर पता रहता है हमें कि हमने अगर कोई डिसीजन लिया तो किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे किया। ये जो चीज होती है ना, डायरेक्शन, कंपास, ये इन दी एंड सबसे ज्यादा काम आता है एलिमिनेशन में और सही आंसर पे आने में। तो हमें हॉलिस्टिकली कोई भी चीज याद रखनी है, बट उसके बाद ये भी देखना है कि उसकी बैकग्राउंड न्यूज क्या थी, वो चीज कैसे आई, हमारा सोचने का तरीका क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। एजुकेशनल रिपोर्ट्स हैं न्यूज में। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिलीज किया, 2011 में कंडक्ट हुआ था, सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को है। इसमें वेब डेटा कैप्चर फॉर्मेट में डेटा कलेक्ट किया गया है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है। अब स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे, फीमेल एनरोलमेंट रेशियो इतना है, दिस इज डेटा बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना है हमें। तो दिस इज फीमेल पर 100 मेल, फैकल्टी भी कितने, ओवरऑल इन जनरल फीमेल पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में कम है, चाहे वो एजुकेशन हो या वर्क फोर्स हो।
एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है ASER, ये NGO प्रथम लेके आता है। एनुअल सिटीजन लेड हाउसहोल्ड सर्वे है टू अंडरस्टैंड वेदर चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया आर एनरोल्ड इन स्कूल एंड वेदर दे आर लर्निंग, तो दिस इज ASER। फर्स्ट फील्ड बेस्ड बेसिक नेशन वाइड ASER होगा। एज ग्रुप 7 लाख चिल्ड्रन है 3 से 16 में। स्कूलिंग, बेसिक रीडिंग, अरिथमेटिक स्किल्स पे उनको वर्क देना है, तो मतलब पढ़ना आना चाहिए और बेसिक अरिथमेटिक भी उनको आना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक अरिथमेटिक। तो ये ASER की रिपोर्ट है। अब ASER की रिपोर्ट भी इन जनरल ये देखने को आया है कि हमारे यहाँ स्कूल तो पास हो जाते हैं बट रीडिंग राइटिंग एबिलिटीज पुअर है, बेसिक अरिथमेटिक नहीं है, इस पे वर्क करने की जरूरत है। तो इसने बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे गर्ल्स टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, टीचर अटेंडेंस, अरिथमेटिक, क्लास 3 में कितना रीडिंग आता है, या फिर उनको प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ रहा है, वो क्लासेस स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, तो कितनी गर्ल्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं दिस 15 to 16 एज ग्रुप में, एटसेट्रा। ये की फाइंडिंग्स है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने ये रिपोर्ट रिलीज किया है। ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने रिपोर्ट बनाया है और इस रिपोर्ट ने प्रेजेंट किया है इंडेक्स ऑन द ओवरऑल स्टेट ऑफ FLN अक्रॉस चिल्ड्रन एज्ड बिलो 10 ईयर्स। 36 इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे, लिटरेसी, न्यूमरेसी और स्टेट का परफॉर्मेंस। पंजाबी को बेस्ट परफॉर्मेंस मिला है लिटरेसी में, तेलुगु मीजो भी है, तमिल, कोंकणी, असमीज, बोडो लैंग्वेज को इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। 42% है, ठीक है, डेटा है सारा। स्टेट्स परफॉर्मेंस में भी ये हाइलाइट्स है, ठीक है। सो दिस इज फाउंडेशनल लिटरेसी। अब इसका स्नैपशॉट है, जैसे कुछ हम देखें ASER, तो ASER इज रिलीज्ड बाय NGO प्रथम। NGO प्रथम ये स्कूल बच्चों के लिए होती है और इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन टीचर रूरल इंडिया से मिलते हैं। एनुअली ये रिपोर्ट आती है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये स्टूडेंट्स इन क्लास 3rd, 5th, 8th, 10th इस टाइप से है। MCQ बेस्ड कंडक्ट सर्वे होता है, हर 3 साल में होता है। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी रिपोर्ट है, ये IFC और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर करती है। फाउंडेशनल लिटरेसी, सवाल यहां से बनता है, ये किस मिनिस्ट्री या रिलीज बाय हुम है, तो इसमें भी है। ये 1 every 2 ईयर होता है, तो इसको बाइनियल बोलते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी स्टडी है, ये MOE और NCERT कर रहा है। ग्रेड 3 स्टूडेंट्स 1-to-1 इंटरव्यूज वगैरह यहाँ पे होता है। तो दीज आर सर्टेन रिपोर्ट्स। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी है, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। देन इसमें हमने एक यूनिवर्सिटी बनाया, डिजिटाइज हो रहा है डेटा, डिजिटल यूनिवर्सिटी। फ्रेमवर्क क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज है, स्वयं के थ्रू होता है। व्हाट इज स्वयं? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स पोर्टल। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं। एक समर्थ पोर्टल भी है। इसमें क्या होगा, सब डिजिटल है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज सब यहाँ पे मिलेंगे। क्रेडिट बेस्ड है, डिग्री भी होगी यहाँ पे। नंबर ऑफ सीट्स अनलिमिटेड होगी, ऑनलाइन कोर्सेज में अनलिमिटेड सीट्स होती है। एकेडमिक बैंक भी यहाँ पर इस तरीके से हो। एकेडमिक बैंक अकाउंट है और ये क्रेडिट ट्रांसफर है, क्रेडिट रिडेम्पशन की भी बात है। ड्राफ्ट नेशनल मेडिकल कमीशन अमेंडमेंट बिल है, इसमें एक बिल आया है। अब ये ड्राफ्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं बिकॉज ये चेंज हो जाता है, दिस इज नॉट फाइनल। तो ये ड्राफ्ट है, इसमें क्या बात है, मेडिकल साइंस को बेहतर कैसे बनाना है, नेशनल मेडिकल कमीशन लेके आएंगे। ओके। देन यूथेनेशिया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूथेनेशिया का मतलब है इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ एंडिंग लाइफ ऑफ अ पेशेंट टू लिमिट द पेशेंट सफरिंग। यूथेनेशिया विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली बाय अ फिजिशियन कैन बी ईदर एक्टिव और पैसिव। तो 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथेनेशिया इन्वॉल्व एन एक्टिव इंटरवेंशन टू एंड अ पर्सन्स लाइफ विद सब्सटेंस और एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कोई लीथल इंजेक्शन। ये नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा में अलाउड है। पैसिव जो होता है, इसमें विड्रॉ कर दिया जाता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट बहुत डिपेंडेंट है लाइफ सपोर्ट सिस्टम में, तो वो टर्मिनली इल पेशेंट जो है वो डाई हो जाएगा। सो ये इंडिया, फिनलैंड, जर्मनी में अलाउड है। तो एक वर्ड है यूथेनेशिया, एक है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। सुप्रीम कोर्ट ने सिंप्लीफाई किए हैं रूल्स 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है द राइट टू डाई विद डिग्निटी, आर्टिकल 21, लीगल वैलिडिटी ऑफ पैसिव यूथेनेशिया। तो ये आर्ग्यू है डायरेक्शन हैड बिकम वर्चुअली अनएनफोर्सिएबल। नेसेसरी अमेंडमेंट्स यहाँ पे बात है। सेवरल चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, मेडिकल बातें भी हैं, हेल्थ केयर की बातें भी। अब सी टाइमलाइन क्या है यूथेनेशिया की।
पी राथीनाम केस था, इसने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी अटेम्प्ट एज सुसाइड टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुसाइड अब एक क्राइम नहीं है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे बताया। फिर ज्ञान कौर केस में था, इसमें भी बताया था कि असिस्टेड दिस इज अनलॉफुल। देन अरुणा शॉनबॉक केस में भी पहली बार पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया गया था। लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है इसमें भी बताया गया कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है तो यूथेनेशिया इन सर्टेन केसेस अलाउ करा जा सकता है। तो अभी बस ये याद रखना है, इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया नहीं है, इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है। की एस्पेक्ट्स क्या है, एक वर्ड आता है लिविंग विल। लिविंग विल क्या होता है? लिविंग विल मतलब एन अटेस्टेशन बाय अ नोटरी और गजेटेड ऑफिसर टू बी सफिशिएंट फॉर लिविंग विल। अटेस्टेशन और काउंटर सेंड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज मैंडेटरी। मतलब पर्सन ने अपना लिविंग विल बता दिया है किस तरीके से कंटिन्यू करना है इन केस अगर डिफिकल्टीज आ रही है, दैट इज। तो अब इसमें अटेस्टेशन जरूरी होगा, पहले जरूरी था, अभी बस नोटरी और गजेटेड जरूरी है। एक्सेस टू लिविंग विल नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड पे होगा, कई बार हम जैसे ऑर्गन्स भी डोनेट करते हैं। प्राइमरी बोर्ड टू एग्जामिन पेशेंट कंडीशन होगा, टाइम टेकन 48 आवर होगा। सेकेंडरी बोर्ड होगा, सरोगेट डिसीजन मेकिंग पे भी होगा। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रजिस्ट्री असर्टनिंग अथॉरिटी अपील बिफोर हाई कोर्ट। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस बेसिक पता होना चाहिए व्हाट इज यूथेनेशिया, व्हाट इज द प्रोसीजर जो भी चल रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये है PMJAY। तो ये एक योजना है जिसमें आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन पॉसिबल होता है। तो NHA इज इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम अंडर दिस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय, दैट इज ग्रेड हॉस्पिटल परफॉर्मेंस। अब इसमें 5 पैरामीटर्स हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। बेनिफिशियरी का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, हॉस्पिटल रीएडमिशन रेट क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कंफर्म ग्रीवेंसेस कैसे हैंडल हो रहा है और हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो न्यू इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस हुआ है, वैल्यू बेस्ड केयर। पेमेंट विल बी आउटकम बेस्ड एंड प्रोवाइडर विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट डिलीवर्ड। इसमें क्या होता है, 5 लाख रुपए का कवर होता है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो वो कैशलेस होता है। हॉस्पिटल्स जो वॉलंटरी इसमें इन्वॉल्व है PMJAY में, उनको फ्री में ट्रीटमेंट देना पड़ता है और जितना भी बिल आता है गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेट कर देती है। तो it aims to focus on measuring the performance of hospitals from volume of service provided to value of healthcare services under this। तो 5 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, ये पब्लिक डैशबोर्ड में अलाउड है। अब PMJAY जो है ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने रिकमेंड भी किया था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब हर किसी को दिस मेडिकल ट्रीटमेंट का अधिकार है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर भी बनेगा। इंश्योरेंस है, 5 लाख का इंश्योरेंस होता है सेकेंडरी और टर्जरी केयर में, 5 लाख का सेकेंडरी टर्जरी में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, मतलब पैसा शेयर होता है। 60:40 स्टेट और यूटी में, 90:10 हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और 100% यूटी विदाउट लेजिस्लेचर में। तो इट इज नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज अ स्पॉन्सर्ड स्कीम। बेनिफिशियरीज में आइडेंटिफिकेशन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू होता है। कोई कैप नहीं है फैमिली साइज एंड एज में। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज बेनिफिट्स आर अवेलेबल अक्रॉस कंट्री। नोडल बॉडीज की नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। न्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइड है, गाइडलाइंस है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ने गाइडलाइंस इशू की है, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एक जीरो ट्रांसप्लांटेशन भी अभी न्यूज में था। तो अपर लिमिट चेंज हो गई है, पहले 65 साल की एज थी जिसमें आप रिसीव कर सकते हो ऑर्गन फ्रॉम अ डेड डोनर। अभी वो रेट प्रेफरेंस विल स्टिल भी, अभी यंगर को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, पर वो 65 साल का अपर कैप अप हट गया है। डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रेशन फी नहीं है और बेनिफिट्स ऑफ चेंजेस है, ईज प्रोसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्सेट्रा में। अब देखिए, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम है। क्या होता है कि कई बार सपोज अ पर्सन इज टर्मिनली इल फॉर सम रीजंस और उसके बाकी बॉडी ऑर्गन्स करेक्ट वर्क कर रहे हैं, तो वो उसको डोनेट भी कर सकता है। जैसे कई बार आई डोनेशन का हम देखते हैं, आई डोनेशन एटसेट्रा। तो हमें प्रमोट करना है डिसीज्ड ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन इंक्लूडिंग प्लेजिंग। तो अक्सर लोग प्लेज भी करते हैं। ऑर्गन टिश्यू डोनेशन की बात है, डिजिटल नेशन है। सो द पॉइंट इज दिस इज कॉल्ड ऑर्गन डोनेशन। मैं थोड़ा स्पीड से चीज़ों को इसलिए कराता हूँ बिकॉज एट टाइम्स बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको रेंज कवर होनी चाहिए और एक सर्टेन डेप्थ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ इज नॉट रिक्वायर्ड। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
ये एपेक्स सेंटर है, सबसे टॉप बॉडी है। ऑल इंडिया एक्टिविटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग इसमें होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, यहाँ रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इन द कंट्री वर्क होता है। पॉलिसी गाइडलाइंस भी होती है। नेशनल ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू रिमूवल स्टोरेज है। तो ये एक बॉडी है जो पूरा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को मॉनिटर कर रही है, मैंडेट देख रही है, डिवीजन है इसके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। ऑर्गन डोनेशन का देखें तो ऑर्गन डोनेशन होता है और ट्रांसप्लांट भी होता है। ट्रांसप्लांट मतलब कोई एक बॉडी, जैसे किडनी चेंज किया अपन ने, तो दैट इज लाइक ट्रांसप्लांटेशन। तो इसके लिए लिविंग डोनर जो है उसको बॉडी यहाँ पे ऑर्गन मिला है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट में, और 17% डिसीज डोनर से है। किडनी ट्रांसप्लांट भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑर्गन रिसीट है, ऑर्गन डोनेशन है। जेरियाट्रिक पॉपुलेशन मतलब जो सीनियर हो रहे हैं तो अक्सर एज के साथ डिफिकल्टी आती है। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए। तो वन नेशन वन पॉलिसी ला रहे हैं ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की, कि किस तरीके से सारी चीजें बहुत स्ट्रीमलाइंड मैनर में कंप्लीट हो। देन ब्रेन डेथ है, देन इससे रिलेटेड यहाँ कुछ है पॉइंट्स। तो द पॉइंट इज रेगुलेशन जरूरी है और एफिशिएंटली ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। दिस इज जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 50 से 100 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे बताया है। ये जरूरी है टू एंश्योर बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल हो जाए। तो हर पर्सन को 50 to 100 लीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन है कि हम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंदर है। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, नल का पानी मिलेगा, प्रायोरिटाइज होगा, और ये टैप कनेक्शन स्कूल, आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर्स में होगा। फंक्शनैलिटी को मॉनिटर करेंगे, सस्टेनेबिलिटी को देखेंगे, अवेयरनेस लेके आएंगे। एक्सेलरेटेड रूरल पावर सप्लाई प्रोग्राम था, वाटर सप्लाई, बिकॉज वाटर इज वेरी बेसिक नीड। टेक्नोलॉजी है, नेशनल ड्रिंकिंग मिशन है, स्वजल धारा है, और अब है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। अब इसमें रिफॉर्म्स कैसे हैं? रीओरिएंटेशन हुआ है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, सस्टेनेबिलिटी की बात है। 50% जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन है, इंसेंटिवाइज है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी होगा। मोबाइल के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो, जियो टैग कर सकते हो एसेट्स को, ये होगा। तो स्टेट्स दैट आर इन ऑलमोस्ट देयर, तो पंजाब, हिमाचल, बिहार, यहाँ पे अच्छा है कवरेज। बॉटम 5 में है ये राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ पे कवरेज अच्छा नहीं है। जल जन अभियान है, जल जन अभियान है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट किया है। ये वाटर कंजर्वेशन है, लोगों को नज भी करना है, लोगों का कॉन्शियसनेस को ठीक करना है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की पानी को बचाओ, पानी बचाना बहुत जरूरी है। अब आता है सेंसस। सेंसस हर 10-10 साल में होता है। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये अभी पोस्टपोन हो गया है। सेंसस वैसे तो 2021 में होना था, बट अब ये 24-25 में होगा। रीजन है पैंडेमिक, और फ्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है वो जून 2023 तक हमने एक्सटेंड कर दिया है। सेंसस होना जरूरी है बिकॉज इससे पॉपुलेशन का आइडिया लगता है। वैसे भी हम वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉपुलेशन बन गए। तो द पॉइंट इज, रूल 8 सेंसस रूल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स शेल बी फ्रोजन फ्रॉम द डेट इंटीमेटेड बाय द सेंसस कमिश्नर। जनरल इलेक्शंस 2024 में है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अब इलेक्शंस के बाद ही सेंसस होगा। सेंसस की जो प्रोसेस होती है, तो ये डेटा होता है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। हर सेंसस के पहले हर टाउन, डिस्ट्रिक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। सेंसस के जो ऑपरेशन होते हैं, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसिंग, हर घर में जाके वहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है, पॉपुलेशन का, इंडिविजुअल का, पर्टिकुलर का, एज, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन एटसेट्रा। कास्ट सेंसस भी होता है जिसमें कास्ट रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, कास्ट वाइज टेबुलेशन भी होता है। तो हर सेंसस 1951 से एवरी सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया 51 to 2011 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का सेंसस हुआ, बट नॉट ऑन अदर कास्ट। और फिर बाद में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में होता है। तो वैसे तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का हुआ, फिर बाद में सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस होता है 2011 का। रोहिणी कमीशन वाज अनदर अटेम्प्ट बाय और कैटेगराइजेशन विद इन ओबीसी फॉर बेटर टारगेटेड सर्विस डिलीवरी। तो ओबीसी में भी रोहिणी कमीशन था, दिस वाज ताकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी हो और उसको हम बेटर टारगेट कर पाए। वुमेन इन जुडिशरी की बात करें तो वुमेन इन जुडिशरी, ओनली 3 times हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल वुमेन बेंचेस वर फॉर्म।
वुमेन इन जुडिशरी, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। तो देखो वुमेन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ अगेन बहुत स्क्यूड है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट देयर। नो वुमेन जज इन 5 हाई कोर्ट। Sikkim, Telangana, Delhi are the only state over a fourth of women in the High Court. 15% of women are advocate. 5 of the 11 women who have served as Supreme Court judges were appointed in the last 3 years. Okay, तो ये डेटा है। फिर the third of all women benches heard transfer petition involving matrimonial disputes and bail matter. सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 विमेन जजेस को यहाँ पे, फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस भी पॉसिबल है 2027 तक होगा। तो दिस इज जस्ट कि हमें विमेन इन जुडिशरी जो ओवरऑल वर्क फोर्स है उसमें विमेन प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सेक्शन 497 है, आर्म्ड फोर्सेस कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देयर ऑफिसर्स फॉर एडल्टरस एक्ट्स। डीक्रिमिनलाइज किया है एडल्ट्री बाय स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी डीलिंग विद द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री होल्डिंग इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, 2018 का था। सेक्शन 497 में imposed culpability on a man who engages in sexual intercourse with another man's wife, women were exempted from such prosecution। तो इसको अभी हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के जजमेंट में ये एक्शन, ये डिसीजन लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि आर्म्ड फोर्स कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देयर ऑफिसर्स फॉर एडल्टरस एक्ट। फैमिली कोर्ट्स हैं तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया है डिवोर्स सर्टिफिकेट दिस शरीयत काउंसिल ऑफ तमिलनाडु, ओनली जुडिशियल फोरम एम्पावर्ड टू पास अ डिक्री। तो इंडिया में फैमिली कोर्ट के हिसाब से ही डिसीजन होगा, फैमिली कोर्ट के हिसाब से ही डिसीजन होगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस। तो द पॉइंट इज स्टेट गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे बात किया है, लेट अस सी, दिस इज फैमिली कोर्ट। ग्रामीण उद्यमी प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 200 ट्राइबल विमेन को ग्रामीण उद्यमी प्रोग्राम के अंदर किया है। और अगेन हम एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा रहे हैं। चिल्ड्रन आइडेंटिटी एंड राइट टू प्राइवेसी है, चिल्ड्रंस राइट नॉट टू हैव देयर लेजिटिमेसी क्वेश्चन फ्रिवोलसली इज पार्ट ऑफ देयर प्राइवेसी राइट्स। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर्सनल है, इंटीमेट है। कई बार क्या होता है, बच्चों का आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए टेस्ट होता है, तो फैमिली कोर्ट शुड डायरेक्ट फॉर अ डीएनए टेस्ट टू असर्टेन पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड only in expedient situations and in interest of justice, और ये as a last resort होगा, it should not be a first resort। okay? तो बच्चों में भी राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 के एस पुट्टास्वामी केस में। यूएन कन्वेंशन भी है, राइट्स ऑफ प्राइवेसी, ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन मेंटेन करना है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, इफ माइनर्स कैन बी ट्राइड एज एडल्ट्स, तो माइनर्स को एडल्ट्स की तरह ट्राई कर सकते हैं। लेस देन 18 होते हैं उनको माइनर बोलते हैं। तो अभी एक डायरेक्टिव है, उसमें ये बात है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने, कि सेक्शन अभी स्टडी चल रहा है, प्रिलिमिनरी स्टडी चल रहा है, लेट अस सी, ऑल अंडर द एज ऑफ 18 माइनर कहलाते हैं। बट 2015 में इसमें अमेंड किया गया कि 16 से 18 साल का है अगर चाइल्ड और वो कोई हीनस क्राइम करता है तो उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी फिजिकल मेंटल असेसमेंट करेगा टू डिटरमाइन कि एक्चुअल में एज सही है या नहीं है, वरना कई बार हमारे यहाँ एज कम करके बता दिया जाता है। तो ये भी एक चीज है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट है, और ये यूएन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स हैं। ओके, यूएन प्रिंसिपल्स डेजिग्नेटेड। रैट होल माइनिंग है, ये मेघालय में होती है काफी ज्यादा। रैट होल माइनिंग है, 3-4 फीट का नैरो टनल होता है और अक्सर उसमें बच्चों को सेंड कर दिया जाता है फॉर डिगिंग आउट दिस कोल। तो ये मेघालय में सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोल सीम काफी थिन है। मैनुअल स्केवेंजिंग बैन हो गया है, इसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है जैसे रोबोटिक स्केवेंजर बांडीकूट। ये रोबोट है, ये मशीन है जिससे हम, इसमें कैमराज हैं, सेंसर्स हैं, इसको बड़े अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रोबोट। लोकुर कमिटी है, ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है। फॉलोज ऑब्सोलीट क्राइटेरिया सेट आउट बाय लोकुर कमिटी टू डिफाइन एनी न्यू कम्युनिटी सेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। तो किसको शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड करना है, ये बात है। तो प्रिमिटिव ट्रेट है, डिस्टिंक्टिव कल्चर है, जोग्राफिकल आइसोलेशन है, शाइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज है, बैकवर्डनेस है, ये सब क्राइटेरिया है लोकुर कमिटी के। नए क्राइटेरिया में सोशो इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल आइसोलेशन एटसेट्रा है। देन जादुई पिटारा है, लर्निंग टीचिंग मटेरियल है, लर्निंग टीचिंग मटेरियल। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज अवेलेबल इन 13 लैंग्वेजेस। इसमें प्ले बुक, टॉयज, पजल्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स एटसेट्रा है, ये बच्चों को सीखने के लिए। परख है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज है जिसमें टॉयफल एटसेट्रा इन सब का टेस्टिंग होता है। परख, ओके। तो बिड है टू सेटअप परख, अभी बात करने की बात है, परफॉर्मेंस असेसमेंट एटसेट्रा है, ओके।
स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है, बच्चों की वेलनेस भी जरूरी है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो दिस टेल्स की कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिस तरीके से एजुकेशन प्रोग्राम्स हमारे रन हो रहे हैं। ये यूपीएससी प्रिपरेशन के नाम पे भी द वे वी आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये बहुत ही गलत एक टेंडेंसी एट टाइम्स हम देखने को मिलती है सोशल मीडिया एटसेट्रा में। हमें रियलिटी भी बताना चाहिए और ओवरऑल स्टूडेंट्स को ग्रूम करना चाहिए। उनकी वेलनेस मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस हम हसल कल्चर, ओवर अचीवमेंट, दिस एंड दैट, अननेसेसरी। इसको एक वर्ड होता है टॉक्सिक ग्लोरिफिकेशन ऑफ सक्सेस। हमारे यहाँ सक्सेसफुल पर्सन को टॉक्सिक ग्लोरीफाई किया जाता है, ये बहुत ही गलत गलत प्रक्रिया है ये। तो स्कूल में हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम भी है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम है। तो द पॉइंट इज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर होगा, आप होलिस्टिक वे में उनको बताओ सारी चीजें। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है हैफा, और इसमें अभी इतना पैसा नहीं आया है। सो दिस इज हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। तो जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कैनरा बैंक का, और टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग वगैरह यहाँ पे हो रहा है। टॉप रैंक डेवलपिंग, ये पर्पस है कि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस टॉप रैंक बनाएंगे। सेक्शन 8 पे कंपनीज एक्ट में है ये है। इसका काम क्या है? कैपिटल एसेट बनाना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। राइज रीवाइटलाइज इंफ्रा एंड सिस्टम इन हायर एजुकेशन। और इसके अलावा सेंट्रली फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे लोन भी देना है। नेशनल असेसमेंट अक्रेडिटेशन काउंसिल है, इसने बेंचमार्क रिलीज किया है। ये भी काउंसिल अक्रेडिटेशन रैंकिंग्स एटसेट्रा के लिए। स्वयं है स्टडी वेब्स एंड एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड। स्वयं जैसे शब्द में ही लिखा हुआ है, खुद से आप पढ़ सकते हो, दिस इज ई लर्निंग। तो इसमें बहुत सारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, रिपोजिटरी है, लाइब्रेरी है, इससे आप बहुत सारे कोर्सेज अटेंड कर सकते हो। बिगेस्ट मार्केट है यहाँ पे। देन मिशन अंत्योदय सर्वे है, ये रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज का है। अंत्योदय फ्यूल फॉडर एग्रीकल्चर वगैरह सब कवर होगा। प्रज्वला चैलेंज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर है। रूरल इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करना है, लाइवलीहुड इंप्रूव देयर इनकम एटसेट्रा। प्रज्वला चैलेंज। ये करेक्शन है, जैसे सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट जो हमने स्टैंड अलोन कल्चर वीडियो में पढ़ा था, सोसाइटी वीडियो में, तो इसमें कमर्शियल सरोगेसी कुड बी पेनलाइज हो सकती है, अप टू 5 ईयर एंड 5 लाख का पेनल्टी भी है। ये पेनल्टी एक्सटेंड भी हो सकती है 10 साल, 10 लाख 10 साल में। ओके, तो दिस कंप्लीट्स अवर दिस सोसाइटी। अब हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम बात करते हैं बायोटेक और स्टेम सेल्स का। सी, स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, अर्ली स्टेज एम्ब्रियो है, हमारी बॉडी का इवोल्यूशन हो रहा है, हमारी बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो देन फुल बॉडी फॉर्मेशन होगा। एडल्ट ब्लड स्टेम सेल्स में से बोन मैरो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हो सकते हैं। एक वर्ड होता है प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट एक्चुअली जो हमारी बॉडी रहती है, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं हमारे, ये सब अलग टाइप ऑफ डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज है। स्किन हो गया, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए। तो अगर हम ऐसा कुछ मैकेनिज्म निकाल लें कि ओरिजिनली हमारी पूरी बॉडी एक सोर्स से बनी है, ऐसा हम एक सोर्स स्टेम सेल्स बना लें, उसको कंजर्व कर लें कि इन फ्यूचर अगर फर्दर किसी बॉडी ऑर्गन में हमें किसी पर्टिकुलर सेल्स की जरूरत है, तो उस सोर्स कोड से हम वो वाले सेल्स लेके वो बॉडी ऑर्गन को रिपेयर कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम लगाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। तो रिसेंटली थर्ड पेशेंट वॉज रिपोर्टेड बीइंग क्योर्ड ऑफ HIV आफ्टर अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ यहाँ पे, स्पेसिफिक HIV रेजिस्टेंट जेनेटिक म्यूटेशन था वहाँ पे, और CD4 इम्यून सेल था। टाइप ऑफ WBC होता है, WBC हमारी बॉडी के सोल्जर होते हैं। रिड्यूसिंग अ पर्सन्स एबिलिटी टू फाइट ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। एक्चुअली एड्स होता है और एक होता है ह्यूमन दिस इम्यूनो वायरस। सो द पॉइंट इज दिस HIV जो होता है, इससे हमारी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। हम दूसरे जो पैथोजेंस आ रहे हैं उससे फाइट नहीं कर पाते, दूसरी डिसीजेज होने लग जाती है बिकॉज ऑफ HIV, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो CC5R रिसेप्टर ऑन सरफेस ऑफ CD4 इम्यून सेल्स एक्ट एज अ डोरवे फॉर HIV वायरस। तो हमने एक तरीका निकाला, हेल्दी ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स इंड्यूस किए। ये ऑटोलॉगस थे, मतलब यूज सेल्स फ्रॉम योर ओन बॉडी, और एलोजेनिक होता है मतलब किसी ने डोनेट किया। तो द पॉइंट इज हमने थर्ड पेशेंट को यहाँ पे क्योर किया है। तो दिस इज अगेन एक HIV ट्रीटमेंट की तरफ एक स्टेप है। एक न्यूज होता है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर।
तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या होता है, रिमूविंग द न्यूक्लियस विच कंटेन्स द डीएनए एंड इम्प्लांटिंग इट इनटू एन अनफर्टिलाइज्ड एग whose nucleus has been removed। तो इसको सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर बोलते हैं। ये सब जेनेटिक बायोटेक के तरीके हैं। इट इज यूज्ड इन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में ये यूज होता है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये स्पेशल ह्यूमन सेल्स होते हैं, डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स में। नए सेल्स बॉडी को मिलते हैं, तो बॉडी में एक्चुअली ऐसा चलता रहता है, पुराने सेल्स डाई होते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। टू यूनिक प्रॉपर्टीज स्टेम सेल्स की होती है कि दे कैन डिवाइड रिपीटेडली टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड दे कैन चेंज इनटू द अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। जिसकी जरूरत है वैसा सेल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी बायोमेडिसिन एप्लीकेशन में यूटिलिटी है, डिसीज मॉडलिंग, टिश्यू इंजीनियरिंग, ड्रग डेवलपमेंट एटसेट्रा में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसकी यूटिलिटी है, बायोलॉजी, डिसीजेस, इम्पैक्ट्स एटसेट्रा। और रीजनरेटिव मेडिसिन में है, जैसे कुछ स्पीशीज होती है ना, जैसे लिजार्ड है, उसका टेल चला जाता है तो फिर से ग्रो कर लेती है वो। तो अगर हमारे पास भी ऐसी रीजनरेटिव मेडिसिन या कैपेसिटी आ जाए, बॉडी ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली रिजुविनेट कर रहे हैं वो खुद को, तो हमारा डिसीजेस से हम काफी हद तक फाइट कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स में बात करें तो एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं। ये प्लूरीपोटेंट, यूनिपोटेंट हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल डिफरेंट जो सेल्स हैं उसमें कन्वर्ट हो पाएंगे ये। दे आर लाइक जेनेरिक टाइप होते हैं, ये स्पेशलिस्ट सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्लूरीपोटेंट सेल्फ रिन्यूएबल होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से आ सकते हैं और रिलेटिवली लो नंबर पे होते हैं। प्लूरीपोटेंट का मतलब है दे कैन चेंज टू इनटू अदर एनी अदर सेल। न्यू सेल्स बनते हैं, कैन बी जनरेटेड इन लैब्स, प्लूरीपोटेंट होते हैं। सेफ्टी इसमें है कि द पॉइंट इज कि ऑब्वियसली स्टेम सेल से हम बहुत सारी डिसीजेस से हम अपना इलाज कर सकते हैं। इस पे अभी रिसर्च काफी चल रहा है। स्टेटस इन इंडिया क्या है, देखो, फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ ड्रग एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। हम नई ड्रग कर रहे हैं, स्टेम सेल में रिसर्च हो रहा है, मतलब वी आर फाइंडिंग न्यू ड्रग्स। इसके रिलेटेड भी गाइडलाइंस है। अब एक है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं इसे। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग टू एस्टेब्लिश द विक्टिम आइडेंटिटी, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये चीज फॉरेंसिक्स में काफी यूज होती है, टू एग्जामिन द बायोलॉजिकल आइटम्स ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम क्राइम सीन। क्राइम सीन से कुछ भी हमें मिले, कलेक्ट किए बायोलॉजिकल डेटा, और उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हेयर, बोन्स, टीथ एटसेट्रा से, कि ये कौन सा पर्सन होगा। तो इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेड डीएनए होता है, तो अनसुटेबल हो जाता है एट टाइम्स न्यूक्लियर डीएनए एग्जामिनेशन में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड इनहेरिटेड होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल बोलता है, एनर्जी यहीं से बनती है। इससे हम मिसिंग पर्सन, मास डिजास्टर में अगर कुछ हुआ, उसमें हमें सपोज कोई डिजास्टर हुआ, डेड बॉडीज, अर्थक्वेक एटसेट्रा हुआ, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे पीपल को। तो ये टेक्नोलॉजी है दिस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मेथड। अब एक नैनो टेक्नोलॉजी होती है, यूपीएससी का फेवरेट है। नैनो मतलब 10⁻⁹। इफको नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट अभी आउनला और फुलपुर में यूपी में बन रहा है। नैनो फर्टिलाइजर 10⁻⁹ है, नैनोमीटर स्केल का है, और इसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट सब होंगे। तो ये एफिशिएंसी बहुत अच्छी ला सकता है नैनो यूरिया, और ये ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ा आसान होगा, हैंडलिंग ईजी होगी। ये नैनो स्केल का फर्टिलाइजर है और नैनो स्केल एडिटिव फर्टिलाइजर है, नैनो स्केल कोटिंग फर्टिलाइजर है। ये मतलब एक नैनो फिल्म उसमें लगा रखी है या फिर उसमें सप्लीमेंट ऐड कर रखे हैं नैनो मटेरियल 10⁻⁹। तो ये यूरिया ही है, बट इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल है 20-50 नैनोमीटर के उस वाटर में। तो इससे क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसको पेटेंट और सोल्ड किया जा रहा है बाय IIFFCO। फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। गवर्नमेंट अभी इसमें सब्सिडी नहीं देती है। रेलेवेंस क्या है नैनो यूरिया का, ये रिड्यूस करता है रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वेंशनल यूरिया बाय 50%। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। क्वांटम इफेक्ट ऑफ नैनो पार्टिकल्स एंड इंक्रीज सरफेस एरिया हेल्प्स टू डिलीवर मोर नाइट्रोजन। ओके, नैनोटेक क्या होता है, स्टडी ऑफ मिनरल है 10⁻⁹ रेंज में। नैनो स्केल रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ इट्स फिजियोकेमिकल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। इंडिया टॉप 10 नेशन है जब हम नैनोटेक की बात करते हैं। नैनोटेक का बहुत वाइड यूज हो सकता है। एनर्जी के लिए यूज है, कार्बन नैनो ट्यूब, नैनो कैटलिस्ट। एग्रीकल्चर में अभी देखा फर्टिलाइजर्स, नैनो सेंसर्स।
वाटर ट्रीटमेंट में वाटर प्यूरिफिकेशन का जो मेम्ब्रेन है उसमें नैनो है। बायोमेडिसिन नैनो कैप्सूल्स है, ड्रग डिलीवरी है, अर्ली डायग्नोस्टिक एटसेट्रा है। फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज है, इसमें नैनो बायो सेंसर्स हैं, पैथोजन डिटेक्शन, एंटी माइक्रोबियल। टेक्सटाइल है, स्मार्ट फैब्रिक में भी नैनो यूज होता है। पॉइंट इज एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है, जैसे इससे नॉन बायोडिग्रेडेबल नैनो साइज के बन जाएंगे, रेस्पिरेटरी ब्लड स्ट्रीम में भी आ सकते हैं, डिफिकल्टी होगा। लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर है, आईपीआर का इशू है, इससे सेलुलर एंजाइमेटिक फंक्शंस, बॉडी सेलुलर एक्टिविटीज भी इंपैक्ट हो सकती है। इंडिया में इनिशिएटिव्स हैं, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मीति का है, 9th 5 ईयर प्लान भी है, रिसर्च नैनो मटेरियल में। आईटी एंड कंप्यूटर्स की बात करें तो माइक्रो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले है, माइक्रो एलईडी। ये भी अभी काफी न्यूज में है, यूपीएससी अक्सर पूछती है ऑर्गेनिक क्या होता है एलईडी, ओलेड क्या होता है, मिनी एलईडी क्या होता है, माइक्रो एलईडी क्या होता है, लाइक दैट। तो माइक्रो एलईडी है, इसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक एलईडी होता है विद सेल्फ इल्यूमिनेट पर डिस्प्ले पिक्सल जस्ट लाइक एन ओलेड, ओलेड की तरह होता है। ये सेमीकंडक्टर दैट रिसीव्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की तरह है। द पॉइंट इज इसमें एलईडी ही है, लाइट एमिटिंग डायोड है, इंडिविजुअल पिक्सल को लाइट करना पड़ता है टू मेक अ पिक्चर, बट वो बहुत छोटे साइज का होता है माइक्रो एलईडी, तो इससे वर्सेटाइल हो जाता है। ये थिन भी हो सकता है, एफिशिएंसी भी कम होगी। अभी इसको मास स्केल में हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले 2-3 साल में ये मेन स्ट्रीम होने वाला है। ओके, तो ये बात हो गया। बेनिफिट क्या है, सेल्फ इमर्सिव हो जाएगा, एमिसिव हो जाएगा, कलर प्रोडक्शन बेटर होगा, लिमिटलेस स्केलेबिलिटी होगी, एफिशिएंट, ब्राइट, मोर ड्यूरेबल एंड हायर कलर गैमेट भी होगा। अब देखो ये 3-4 टर्म्स हैं, एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ओलेड है, एमलेड है ना। तो एलसीडी में बैकलिट डिस्प्ले होता है, बहुत सारे पिक्सल्स हैं, और जो हमें पिक्सल्स, हम सारे पिक्सल्स को लाइट करते हैं, और फिर जो हमें पिक्चर चाहिए वो इंडिविजुअली उन पिक्सल्स के थ्रू हम प्रोजेक्ट करते हैं। ओलेड में हम सेलेक्टिव लाइट कर सकते हैं उन पिक्सल्स को, तो दैट इज बाय ओलेड स्क्रीन्स। अगर जैसे आपके मोबाइल में भी डार्क अगर आप बैकग्राउंड रखते हो तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ओलेड में बैटरी आपकी बेटर हो जाएगी अगर ओलेड स्क्रीन का मोबाइल है आपका। तो ये ऑर्गेनिक एलईडी होता है। अब ये सेल्फ एमिसिव माइक्रो एलईडी भी आ रहा है, बस नाम याद रखना है, व्हाट इज माइक्रो एलईडी, दैट्स ऑल। क्यू का मतलब क्वांटम होता है, क्यूबिट लास्ट टाइम पूछा था। एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम डॉट्स क्या है। अब देखो नैनो मतलब 10⁻⁹ था, क्वांटम का मतलब हम सब एटॉमिक लेवल पे आ गए। फोटो कंडक्टर्स है, बायोमेडिकल्स है, एलईडीज है। तो क्वांटम कोहेरेंस है, ऑल ऑब्जेक्टिव्स वेव लाइक होना चाहिए। स्टेशनरी क्वांटम इंफॉर्मेशन है, मेजर चैलेंज क्या होगा, क्वांटम डॉट्स हम लेके आ रहे हैं, वर्क चल रहा है। इसमें भी अभी बहुत कॉन्क्रीट हमारे पास वर्क नहीं है, क्वांटम अभी भी हम अभी अर्ली स्टेज में एक्सप्लोर कर रहे हैं इसे। डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, ट्राई ने कहा डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, यूनिफाइड लाइसेंस ऑथराइजेशन की बात है। द पॉइंट इज कि इसमें हमें क्या करना है, फाइनेंशियल सर्विस, ई गवर्नेंस, जितनी भी डिजिटल एक्टिविटीज हैं उन सबको हम यूनिफाई करेंगे। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत डिजिटल, इन सब में ये यूज होगा। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, ठीक है। ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन बढ़ गई है, अब कम से भी कम 2 MBPS का नेट होना चाहिए, तभी वो ब्रॉडबैंड कहलाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हम बस इसका कीवर्ड याद रखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कभी भी इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा नॉर्मल जनरल पर्सन को, लेमैन को जितना समझ में आ जाए बस उतना ही आता है। तो हमें बहुत एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, अगर हम साइंस बैकग्राउंड से हैं इट इज ओके, बट हमें एक जनरल आइडिया देखना है, स्पेसिफिसिटीज में नहीं जाना है ना, वरना कई बार गलत हो जाते हैं सवाल फिर ऐसा। हमें एक जनरल लेमैन की तरह सोचना है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, तो ये मेटा प्लेटफॉर्म है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई है, दिस इज लामा एक्रोनिम बोल सकते हैं इसे। ये लैंग्वेज मॉडल है, तो ये क्या करेगा, डिजिटल टेक्स्ट की तरह काम करेगा, आर्टिकल्स, न्यूज रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट एटसेट्रा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। न्यूरल है, सॉफ्टवेयर है, तो ये कंटेंट स्क्रैच से बना देगा, ऐसे लिख सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट हो सकता है, दिस इज लैंग्वेज मॉडल। न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क बिहाइंड वर्किंग ऑफ रिसेंटली अनवील्ड चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी और बार्ड है। ये क्या है, चैटबॉट्स है। ये भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, इंटरकनेक्टेड नोड्स, न्यूरॉन्स होते हैं, एनालाइज करेगा डिजिटल डेटा, ये है न्यूरल नेटवर्क। तो आजकल मशीन्स भी बहुत ह्यूमन टाइप इंटरैक्ट करती है, अगर आप चैट जीपीटी से बात करो इट विल चैट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। भाषिनी क्या है, ये भाषिनी मतलब रिलेटेड टू कैपेबिलिटी ऑफ यूपीआई इकोसिस्टम टू मेक डिजिटल पेमेंट, यूपीआई 123 पे।
तो मीट ही इसे लेके आया है। अब जैसे भाषिनी में भाषा है तो इट इज अ काइंड ऑफ लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो दिस प्लेटफॉर्म विल मेक AI and natural language processing resources available to Indian MSME, startups, innovators जो पब्लिक डोमेन पे। मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भाषिनी मिशन है। तो इससे हम डिजिटल इकोसिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, कैटलाइज कर रहे हैं। USB यूनिवर्सल सर्विस बस होता है, ये जनरेशन है। जैसे पहले USB B आता था, फिर USB माइक्रो USB आया, फिर USB A आया, फिर USB B माइक्रो सुपर स्पीड भी आया। अक्सर हार्ड ड्राइव्स में हमें ये वाला मिल जाता है। फिर एक USB C है, अभी स्टैंडर्ड बन गया UPSC USB C। अभी फ्रूट कंपनी को भी बोला जा रहा है USB C में शिफ्ट करो। तो ये USB C है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने USB C पोर्ट प्लग एंड केपेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल लैपटॉप। इससे क्या एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, आपको अलग अलग चार्जर एटसेट्रा नहीं कैरी करना पड़ेगा। कॉमन चार्जिंग सॉल्यूशंस हमारे पास होने चाहिए। डेटा एम्बेसीज हैं, जैसे गिफ्ट सिटी है, एक डेटा एम्बेसी बन रही है यहाँ पे, सर्वर्स हैं यहाँ पे, और सारा डेटा टेरिटोरियल बाउंड्रीज एटसेट्रा यहाँ पर डेटा एम्बेसी के थ्रू जाएगा। तो डिजिटल सर्विसेज है, जैसे साइबर अटैक हुआ, नेचुरल डिजास्टर हुआ, तो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेफगार्ड भी करना है। तो एम्बेसी का मतलब ये होता है, उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। तो डेटा एम्बेसी का मतलब है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फ्रॉम लोकल लॉज और प्रिंसिपल्स ऑन द वियना कन्वेंशन प्रिंसिपल्स के अंदर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर। तो एस्टोनिया ने ऐसी पहली डेटा एम्बेसी बनाया था। अभी यूनियन बजट में डेटा एम्बेसी गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाने की बात है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। गगनयान, शब्द में ही लिखा है गगनयान, मतलब अंतरिक्ष में जाना है। इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स है ऑफ क्रू मॉडल फॉर द गगनयान मिशन। अब इसरो है, इसरो एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 69 में बनी थी। स्पेस साइंस रिसर्च प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन की बात है। लॉन्च व्हीकल्स में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, सैटेलाइट्स लॉन्च है, बेंगलुरु में ऑफिस भी है, सैटेलाइट्स हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में। इसके अलावा अहमदाबाद में सेंसर्स फॉर कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग का। तो अलग अलग सेंटर्स हैं इसके। लॉन्च व्हीकल का तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई, सैटेलाइट डिजाइन डेवलपमेंट बैंगलोर में हो रहा है, फिर एक श्रीहरिकोटा में इंटीग्रेशन लॉन्चिंग हो रहा है, और सेंसर्स का अहमदाबाद में। तो एक्टिविटीज ऑफ इसरो है, इसके एक चेयरमैन होते हैं। आप बताओ अभी चेयरमैन कौन है इसरो के, और इसका काम है स्पेस मिशंस को देखना। ये गगनयान है, इसमें क्रू है, मतलब इसमें ह्यूमन बींग्स होंगे, इंडियंस होंगे, सर्विस मॉड्यूल है, ऑर्बिटल मॉड्यूल है। तो ये क्या करेगा, इंडिजिनस है, लो अर्थ ऑर्बिट पे हम ह्यूमन इंडियंस को यहाँ पे पहुंचाएंगे फ्लाइट मिशन में। 3 स्पेस फ्लाइट है, और लेट अस सी। तो एक व्योम मित्र ह्यूमनॉइड रोबोट भी है जिससे हम ट्रायल्स ले रहे हैं। गगनयान मॉड्यूल्स हैं, क्रू मॉड्यूल्स है, हैबिटेबल पार्ट होगा जिसमें इंसान, जीवित इंसान होंगे, सर्विस मॉड्यूल होगा, और एक ऑर्बिटल मॉड्यूल भी होगा। अभी बहुत अर्ली है, अभी बस हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज गगनयान। देन चंद्रयान है, इसमें हम मून पे हम मिशन भेज रहे हैं। USSR का लूना 1, लूना 2 ये मिशन थे। USA का था अपोलो, और अभी आर्टेमिस। जापान का हितेन, चाइना का चैंगी है, चैंगी फर्स्ट चाइनीज मून मिशन। इजराइल का है बेरेशीट। इंडिया ने भी चंद्रयान मिशन 2 भेजा था जो पार्शली सक्सेसफुल था। अभी चंद्रयान 3 की बात है। क्रायोजेनिक इंजन भी यूज होगा इसमें, सक्सेसफुली कंडक्ट हो। मिशंस क्यों होते हैं, ये तो एक तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होते हैं कि वी हैव कैपेबिलिटी टू लॉन्च अवर व्हीकल इन मून। रोवर रोविंग भी होगा, इसमें एक रोवर होगा, मशीन चलेगी। इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है, और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो ये है चंद्रयान 3, चंद्रयान 3। ओके, इससे पहले चंद्रयान 1 और 2 आए थे, अब ये बहुत पुराने हो गए। हमें चंद्रयान 3 पे फोकस करना है, ये 2009 और 19 के हैं। ओके, देन रोवर मॉड्यूल है, प्रोपल्शन है, GSLV Mark 3 के थ्रू ये लॉन्च होगा। साउथ पोल में मून में लैंड कराना एक चैलेंजिंग टास्क है। साउथ एक्चुअली मून का जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन है वो सेम स्पीड से हो रहा है, तो मून की हमेशा एक ही साइड देख पाते हैं, दूसरी साइड नहीं देख पाते। शैडो एरिया है, क्रेटर्स हैं, बहुत बड़े गड्ढे हैं मून में, अनटैप्ड रिसोर्सेज है, और पोजिशनल एडवांटेज है। अगर हमें फ्यूचर में, हम जैसे इंटरप्लैनेटरी बनने का हमारा एम्बिशन है, तो हम अगर और किसी प्लैनेट में जाना है तो वाया मून वी कैन गो देयर, वाया मून वी कैन गो देयर। तो ये एक स्टेशन की तरह हमारा वर्क कर सकता है। दिस इज मून। वॉल्केनिक रॉक्स हैं मून पे, तो ये मून का कोर है, क्रीप है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद US जापान के साइंटिस्ट ने बताया। ये भी लूनर है,
तो दिस इज लाइक पोटेशियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, फॉस्फोरस एक्सेट्रा यहाँ पे मिले हैं। मून पे अभी हमें बहुत नॉलेज नहीं है, एलिमेंट्री नॉलेज है ये, वॉल्केनिक रॉक्स ऑन मून। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, बस ये याद रखना है व्हाट इज निसर। निसर है यूएस का नासा और इंडिया के इसरो का जॉइंट कोलैबोरेशन। ये एक रडार है, मतलब ये ऑब्जर्वेटरी की तरह रहेगा। ये लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी पे है, ऑर्बिट पे है। ये ऑब्जर्व करेगा, चीजों को डिटेक्ट करेगा। तो मतलब ये मैपिंग में काम आएगा, मैप बनाने में, डेटा कलेक्ट करेगा, अर्थ के इकोसिस्टम, आइस कहाँ पर है, बर्फ कहाँ पे पिघल रही है, आइस शीट्स एक्सेट्रा, ये सब देखेगा। इसके पेलोड्स होंगे, एल बैंड पे है, एस बैंड पे है, सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च हुआ है। तो द पॉइंट इज हाई प्रिसीजन रेजोल्यूशन लार्ज इमेजिंग एरिया ऑब्जर्विंग इंडियन कोस्ट एंड अंटार्कटिका। सो दिस इज निस्सर, इंडिया नासा का, इंडिया और इसरो और नासा का कोलैबोरेशन। ये सैटेलाइट के फ्रीक्वेंसी बैंड है। एल बैंड जो होता है ये मोस्टली यूज होता है फॉर क्लियर एयर टर्बुलेंस स्टडी में। एस बैंड रडार भी होता है, इससे वेदर ऑब्जर्वेशन हम देखने की कोशिश करते हैं। ये अब इंपॉर्टेंट है। इसरो के अदर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्या है? एक है मेगाट्रॉपिक्स। मेगाट्रॉपिक्स जो है ये जापान, दिस इज नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांस, फ्रांस के साथ है, फ्रांस। देन एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना है। सरल जो है ये भी फ्रांस है, ओशियन को स्टडी करना है। लुपेक्स जापान है, जाक्सा के साथ मून के साउथ पोल पे लैंडर डालना है। कृष्णा जो है ये भी फ्रांस के साथ है और ये प्लान्ड है। तो ये कुछ कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। क्रायोस्फेयर ट्रैकिंग है, जहां भी क्रायो वर्ड आता है इसका मतलब है बर्फ जमी हुई है। आइस शीट, ग्लेशियर्स, ओशियंस, टेम्परेचर बहुत कम है। इकोसिस्टम रिसोर्स ट्रैकिंग है, ऑयल गैस अंडरग्राउंड वाटर्स को देखना है, सॉइल मॉइस्चर। डिजास्टर मैनेजमेंट हम देख रहे हैं, लोकेट इम्पैक्ट क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ऑयल स्पिल्स एक्सेट्रा। तो इंटेंडेड एप्लीकेशन ऑफ द मिशन ये होगा। हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है, ये इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ तमिलनाडु से। देन प्राइवेट प्लेयर्स फ्रॉम थे तमिलनाडु, और मार्टिन फाउंडेशन है, स्पेस जोन है, कलाम साहब, वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, रेडिएशन। साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं? ये हम रॉकेट्स लॉन्च करते हैं अपर एटमॉस्फेरिक रीजन स्पेस रिसर्च के लिए होते हैं बेसिकली। तो दे आर लाइक फॉर टेस्ट, ये टेस्ट के लिए होते हैं, प्रोटोटाइप के लिए होते हैं साउंडिंग रॉकेट्स। तो इसमें मतलब जैसा नाम है, साउंड है, आप उससे बहुत सारे पैरामीटर्स मेजर करते हो स्पेस के। हाइब्रिड रॉकेट में डिफरेंट प्रोपेलेंट्स आते हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड भी आता है। 1963 में इंडियन स्पेस प्रोग्राम चालू हुआ। फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरला में, क्लोज टू मैग्नेटिक इक्वेटर था। रोहिणी RH-75 रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम के थ्रू है। अब रोहिणी क्या है? रोहिणी जो है ये ऑपरेशनलाइज है इसरो में, और ऐसे साउंडिंग रॉकेट से हम टेस्ट करते हैं। बस ये जानना है कि व्हाट इज साउंडिंग रॉकेट, हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, दैट्स ऑल। अब ये जुपिटर के कुछ मून्स हैं, न्यूज में है जुपिटर। तो 92 मून्स हो गए हैं जुपिटर के, तो अब सैटर्न से ज्यादा हो गए। कुछ 4 बड़े मून्स है, इसके मून है। मून मतलब जैसे हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून, ऐसे ये जुपिटर का मून है। लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, तो ये मून है, ठीक है। देन कोआ और है, ये क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट मिला है, सैटर्न लाइक रिंग ऑफ डस्ट एंड डेब्री है यहाँ पे, इस तरीके से। देन अच्छा, rings are found outside its Roche limit. What is Roche limit? It's a minimum distance to which a large satellite can approach its primary body without being torn apart by tidal forces. मतलब जैसे ये एक अपना अर्थ है, मून और कितना पास आ सकता है, और वरना ज्यादा पास आ जाएगा तो कोलिजन हो जाएगा, नो। सो दिस इज Roche limit. देन ये 7th लार्जेस्ट नोन ड्वार्फ प्लैनेट मिला हुआ है। देन RR Lyrae स्टार्स है, ठीक है, मोर देन 200 डिस्टेंट वेरिएबल स्टार्स मिले। मैजलानिक क्लाउड है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने फाइंड किया है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, ओके। मैजलानिक क्लाउड मिल्की वे में। मीटियोरॉइड्स होते हैं, मीटियोरॉइड्स होते हैं, मेटोर्स होते हैं। डिफरेंस बताइए क्या होता है? मीटियोरॉइड्स, मीटियोर और मीटियोराइट में, ITE राइट में। और दिस जो 72 ईयर्स हेलीज कॉमेट क्या होता है? तो 5 नए मीटियोराइट मिले हैं आइस ओरिजिन अंटार्कटिका में। मीटियोराइट क्या होते हैं? ये डस्ट ग्रेन स्मॉल एस्टेरॉइड्स होते हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये बर्न हो जाते हैं और मेटोर बनते हैं। तो मेटोर शॉवर हम अक्सर देखते हैं, जैसे आग का गोला। जब ये सरफेस पे पहुंच जाते हैं और पूरी तरह जल नहीं पाते तो उन्हें मीटियोराइट बोलते हैं, मीटियोराइट बोलते हैं। देन ऑब्राइट मीटियोराइट अभी मिला है, ये गुजरात में मिला था, 170 साल है, 2022 में यहाँ पे मिला है।
तो इसमें भी बहुत एक्चुअली इससे हमें स्पेस की जानकारी मिलती है कि स्पेस में जो एस्ट्रॉइड्स हैं, अर्थ कैसे बना होगा वंस अपॉन अ टाइम, वो चीज़ मिलती है। बाकी ये बहुत डिटेल में नहीं देखना। वुल्फ 1069b है, ये रेड ड्वार्फ स्टार है, ये एक्सो प्लैनेट है। एक्सो प्लैनेट है, प्लैनेट बियॉन्ड सोलर सिस्टम को एक्सो प्लैनेट बोलते हैं। रेड ड्वार्फ वो होता है जिसका मास कम होता है और ये ठंडा हो जाता है। स्टार में जब फ्यूजन खत्म हो जाता है तो वो कूल डाउन हो जाता है। चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? टेल चंद्रशेखर लिमिट। स्टार का हैबिटेबल जोन होता है, गॉलिड लॉक जोन होता है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। सॉलिटरी वेव्स हैं, शुक्रयान है। शुक्रयान मतलब शुक्र हिंदी वर्ड है। वीनस का यहाँ पे भी हम स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं। प्लैनेट वीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अर्थ का ट्विन कहा जाता है। बहुत सिमिलैरिटी है शेप साइज में, बट वीनस इज वेरी हॉट, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत है। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। 3D प्रिंटिंग एडिटिव टेक्नोलॉजी है या सब्सट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी? आंसर अटाकामा लार्ज मिलीमीटर दिस सब मिलीमीटर एरे है, अल्मा। यहाँ पे हमने बहुत बड़ा दिस रडार्स एंड एटसेट्रा सेट कर रखा है। टेलीस्कोप। डॉपलर वेदर रडार है, आईएमडी ने अभी डॉपलर वेदर रडार, तो इससे भी हम स्टडी करते हैं प्रेसिपिटेशन, बारिश कब है एटसेट्रा, रिलेटिव एटसेट्रा। ओके, तो ये हो गया इसरो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हेल्थ में एक वर्ड है ट्रांसफैट, ये बड़ा न्यूज में है। और पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये भी न्यूज में। हाइड्रोजनेटेड एक्चुअली क्या होता है? ये जो ऑयल्स होते हैं ना, ये बॉडी को लॉस करते हैं, जो हाइड्रोजनेशन लॉस करते हैं, फैट्स एटसेट्रा, नॉट गुड। सैचुरेटेड, ट्राइग्लिसराइड एटसेट्रा भी बढ़ाते हैं। तो मैंडेटरी टीएफए लिमिट जो है वो 3.4 बिलियन पीपल इन 60 कंट्रीज में है, इफेक्ट कर रही है दिस हाइड्रोजनेटेड ऑयल। इंडिया, ओमान, उरुग्वे ने बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात किया है। ट्रांसफैट, ट्रांसफैट क्या होता है? ट्रांसफैट और ट्रांस फैटी एसिड्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो नेचुरल और इंडस्ट्रियल यूज में आते हैं, सोर्सेस से आते हैं। नेचुरली ट्रांसफैट आपको काऊ और शीप के रूमिनेंट से मिल सकता है। इंडस्ट्रीज में भी इस टाइप से ऑयल हम बनाते हैं। वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसमें ट्रांसफैट होता है। ट्रांसफैट जो होता है ये इनएक्सपेंसिव होता है, ये सस्ता होता है बनाना, इसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है, इससे टेक्सचर अच्छा आता है और इससे फूड का टेस्ट बेहतर आता है। पर ये अनहेल्दी होता है, तो इसका बहुत यूज होता है ट्रांसफैट का, बट दिस इज अनहेल्दी। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट इज वाई ट्रांसफैट इज नॉट गुड, कंजम्पशन इसका कम करिए। तो इसके लिए अभी है, हम लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। रिव्यू, प्रमोट, लेजिस्लेट, असेस, क्रिएट, एनफोर्स। आप ट्रांसफैट को कम करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज है, ये डिसीजेज हैं बट इनको इतना वेटेज नहीं मिलता। अब कोविड-19 बहुत सारे लोगों को हुआ तो हमारा पूरा एनर्जी कोविड-19 पे गया, उसकी हमने वैक्सीनेशन भी बना लिया और सारे सॉल्यूशंस ढूंढे, बट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज हैं, एट टाइम्स इनको ड्यू अटेंशन नहीं मिल पाता है। ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ 20 कंडीशंस है, मेनली प्रिवेलेंट इन ट्रॉपिकल एरियाज। वैरायटी ऑफ पैथोजेंस है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, टॉक्सिन्स है। ये फ्लरिश होता है जहां पे एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन स्कार्स है और क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इंडिया में डिसीज बर्डन बहुत ज्यादा है। डेंगू, लिम्फेटिक है, देन फाइलियारासिस, लेप्रोसी है, विसरल दिस, काला आजार, रेबीज, ये सब बहुत सारी डिसीजेज है इंडिया में। तो इंडिया इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड सेवरल एंटिटी, जैसे गिनिया वर्म, ट्रैकोमा, यॉज हट गया, बट कुछ अभी भी डिसीजेस हैं। दिस इज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। पोल्यूशन, आपका सैनिटेशन नहीं है, वाटर नहीं है, क्लीन वाटर, तो इन सब जगह ये ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे ये हेलमिंथ एंटिटीज हैं, ये सारी हेलमिंथ एंटिटीज हैं, नॉन ट्रॉपिकल डिसीजेज हैं, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज है। प्रोटोजोआ की ये सारी डिसीजेज हो गई। वायरल डिसीज में रेबीज, रेबीज इंपॉर्टेंट है इस बार, डॉग्स भी बहुत न्यूज में। रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया। देन एक्टोपैरासाइटिक है, ये बैक्टीरियल है, ये नॉन इन्फेक्शियस है, फंगल डिसीजेज है, ये सब नॉन ट्रॉपिकल है। WHO का पैंडेमिक ट्रीटी है, पैंडेमिक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल है। WHO का पैंडेमिक ट्रीटी है, ये एक मैकेनिज्म है कि पैंडेमिक को कैसे हैंडल किया जाए, बिकॉज यू नो कोविड-19 में भी देखा वर्ल्ड का रेस्पॉन्स करेक्ट नहीं था, हम कोविड को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। तो फर्स्ट इनिशिएटिव है रिवाइजिंग द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, सेकेंड इनिशिएटिव है न्यू पैंडेमिक ट्रीटी, जीरो ड्राफ्ट पॉलिसी है, मेजर मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस को आगे बढ़ा रहे। वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है, वैक्सीन डिराइव्ड एक्चुअली क्या होता है, पोलियो जो भी वैक्सीनेशन होती है उसमें हम इनएक्टिवेटेड या फिर डेड वायरस को इंट्रोड्यूस कराते हैं या फिर वीकन वायरस को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बॉडी उसके बिहाफ में इम्यूनिटी गेन कर लेती है।
पर कई बार अगर वो वीकेंड वायरस नहीं है तो उससे और फिर वो डिसीज होने का थ्रेट होता है। तो पोलियोमाइलाइटिस इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज दैट इन्वेड्स द नर्वस सिस्टम। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। ये भी टाइप 1 अभी भी सर्कुलेशन है, ऑल्दो इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गया है। तो इसमें हम अटेन्यूएटेड वैक्सीन वायरस डालते हैं और इससे रेयर इमरजेंस है, टाइप्स है, मोस्टली चिल्ड्रन में डेफिशिएंट इम्यूनिटी आ जाती है इससे। इंडिया ऑफिशियली पोलियो फ्री डिक्लेयर्ड है। ओके, पोलियो फ्री डिक्लेयर्ड है। लिम्फेटिक फाइलियरिसिस है, ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभी हो रहा है बच्चों में। अगेन लिम्फेटिक सिस्टम में ये डिसीज आता है और मॉस्किटोज के थ्रू ये प्राइमरली होता है। जितनी भी डिसीजेज है ना, मैक्सिमम डिसीजेज मॉस्किटोज से है। मॉस्किटोज को दूर करेंगे बहुत सारी डिसीजेस ठीक हो जाएगी। मीजल्स एंड रुबेला है, मीजल्स एंड रुबेला ये भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज है। मीजल्स जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करती है, रुबेला लिम्फ नोड, आइज और स्किन को करती है। इंडिया में मिशन इंद्रधनुष है, वैक्सीनेटिंग द अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है, रुबेला कंट्रोल वैक्सीनेशन है, एटसेट्रा। नोरो वायरस भी अभी न्यूज में था, केरला में ये केसेस आए थे, फूड एंड कंटेमिनेशन फूड से आ रहा था। इसमें लो टेम्परेचर है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस हो रहा है, स्टमक, सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया। अल्जाइमर भूलना होता है, दिस इज अल्जाइमर। कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लग जाता है। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डेमेंशिया आता है यहाँ पे। ओके, देन XBB 1.5 है, न्यू रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है ये। ओके, ऑलराइट। देन कंट्रोलिंग डिसीज में दरस सलाम डिक्लेरेशन है, दिस इज अबाउट एड्स, एड्स को दूर करना है, दिस इज दरस सलाम। ई संजीवनी क्या है, ई लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड करना है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है, आयुष्मान भारत का पार्ट है। ई संजीवनी वेलनेस सेंटर है और OPD भी है। इम्यून इम्प्रिंटिंग की बात है, इसमें बायवेलेंट बूस्टर लेस इफेक्टिव बनाने की बात है। वेरिएंट स्पेसिफिक बूस्टर शॉट्स होंगे और इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, डेटाबेस भी बनाया जाएगा। लेड पॉइजनिंग बहुत न्यूज में था अभी। लेड पॉइजनिंग, ब्लड में लेड का लेवल बढ़ा है, ये टॉक्सिक मेटल होता है। ऑक्यूपेशनल सोर्स जैसे माइनिंग, पेंटिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, पॉटरी स्मेल्टिंग या लेड काफी यूज होता है। नॉन ऑक्यूपेशनल सोर्स में ट्रेडिशनल मेडिसिन, वैक्यूलर एग्जॉस्ट, पेंटेड टॉयज, कंटेमिनेटेड सॉइल, डस्ट, वाटर एटसेट्रा में भी लेड पॉइजनिंग होता है। तो इम्पैक्ट क्या होता है लेड पॉइजनिंग से? नर्वस सिस्टम इम्पैक्ट होता है, हियरिंग स्पीच प्रॉब्लम आती है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम आती है। ओके, तो ये कुछ हेल्थ रिलेटेड हो गए। अब बात करते हैं हम डिफेंस की। तो मिलिट्री एप्लीकेशन, ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स का बहुत यूटिलिटी है। एरियल फोटोग्राफी, शिपिंग, जियोग्राफिकल मैपिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सर्च एंड रेस्क्यू, वेदर फोरकास्ट, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, लॉ एनफोर्समेंट, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा में। तो इंटीग्रेट करना है UAV को और कॉम्बैट सिस्टम में भी, फॉर ड्रोन्स इन कॉम्बैट सिस्टम। स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ड्रोन्स आ गए हैं, स्वार्म आ रहा है उनका। कॉम्बैट ऑपरेशन में काफी हेल्पफुल है, सर्वेलेंस में भी, क्लोज रिकॉनासांस में भी। हम जब वहां पे लाइक गश्ती टाइप रिकॉनासांस। स्विच VTOL है, इसका मतलब वर्टिकल टेक ऑफ है। आपको एक रन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर पाओगे। इंडिजिनस ड्रोन में DRDO का लक्ष्य और DRDO का निशांत है, ये रिकॉनासांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। DRDO का तपस UAV भी है, ये टैक्टिकल एडवांस प्लेटफॉर्म है फॉर एरियल सर्वेलेंस। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस भी है। कुछ हम इंपोर्ट कराते हैं, इसमें इसराइल का हेरॉन है, इसराइल का। प्रीडेटर आर्म भी है, गार्डियन ड्रोन है जो USA से हम लेने की बात है, सी गार्डियन। तो ड्रोन्स US के ड्रोन्स भी अच्छे हैं, इसराइल का भी काफी अच्छा है। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रोन्स जो है मिलिट्री पर्पस में काफी पहले आ गया था और इसको हमने काफी यूज किया है कि अगर एक्चुअली क्या होता है, अगर ह्यूमन बीइंग है तो आपके पास बहुत लिमिटेशंस होते हैं प्लेन बनाने में, बट अगर वहां पे ह्यूमन एंगल हटा दो तो आपके पास बहुत वर्सेटिलिटी होती है। आप प्लेन को, एरियल व्हीकल को बहुत ज्यादा एडवांस बना सकते हो अगर ह्यूमन बीइंग वहां पे इन्वॉल्व नहीं, और रिस्क फैक्टर भी नहीं होता है। नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम है, DRDO का ड्रोन सिस्टम है, स्मैश 2000 प्लस भी हम बना रहे हैं, ठीक है। ड्रोन रूल है, DGCA ने ड्रोन रूल बनाए हैं। एक्चुअली ड्रोन्स का मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, रेड जोन्स में ड्रोन आप नहीं ला सकते। लाइसेंसिंग, रिस्ट्रिक्शन, रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा ड्रोन ऑपरेटर्स का, और आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जहां पे नो परमिशन नो टेक ऑफ है तो वहां पे आप ड्रोन्स यूज नहीं कर सकते। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म होगा, एक एयर स्पेस मैप है जिसमें आप ड्रोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो परमिशन है या नहीं। नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस भी है, क्योंकि एट टाइम्स क्रॉस बॉर्डर डिफिकल्टीज भी आती है ड्रोन से।
ड्रोन मार्केट को भी रेगुलेट करना है। सी कंट्री के बहुत सारे ड्रोन्स हैं, तो हमने इंपोर्ट वगैरह पे भी बैन करने की बात की है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फौज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डोमिनेट करने लगी है मिलिट्री डोमेन में। मोबिलाइज एक्टिवेट वाइड ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, और द स्पीड, एक्यूरेसी और जो स्केल है एआई का वो अनपैरेलल है। तो हमें मिलिट्री को भी स्मार्ट बनाना है। मिलिट्री अब वॉर, अब ट्रेडिशनल वॉर नहीं होती। यूक्रेन में हमने देखा ट्रेनिंग, सिमुलेशन, सर्विलेंस, ऑफेंसिव, रिकॉनासेंस, टैक्टिकल, एआई इज इंपॉर्टेंट। इसमें एथिकल रिस्क है, डेटा बायस भी हो सकता है। एआई इज नॉट फुल प्रूफ, बायस्ड है वो एट टाइम्स। तो डीआरडीओ इसमें वर्क कर रहा है, डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी भी है। एक है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम। तो आर्टिलरी मतलब फायर पावर, फायर करेगा ये। इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस है, ईएमएमएस समर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस है। मैनेजमेंट सिस्टम है, समर पोर्टल है। डिजिटल एंटरप्राइज होगा, ठीक है। स्प्रिंट स्कीम है, ये भी एक सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने स्प्रिंट स्कीम लेके आया है डिफेंस में इनोवेशन। कवच, ये इंपॉर्टेंट है। कवच, कवच में क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने जॉइंटली डेवलप किया है। और साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम चैलेंजिंग 21st सेंचुरी। तो इट इज लाइक कवच, एक शील्ड की तरह ये काम करेगा। 2 फेजेस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप्स को करेंगे, और इसमें 20 लाख का अवार्ड भी है। देन सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 हैकाथॉन था। हैकाथॉन मतलब एक चैलेंज दिया गया, अब उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप फाइंड करो। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिस तरीके से बनाया है उसका कलर कोडिंग होता है। क्लीन एनर्जी से बना है तो उसको हम ग्रीन बोल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है। पॉइंट इज, इससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस कम होगा, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी। ग्रीन हाइड्रोजन इज गुड। इसके बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स भी हैं, इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं, व्हीकल्स में, स्टील प्रोडक्शन में, फ्यूल सेल्स में, हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी है। ये ग्रीन हाइड्रोजन है। कॉस्ट ये है कि ये महंगा होता है, टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव। तो दिस इज एक्सपेक्टेड मिशन आउटकम है 2030 ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाना। देखो ये कलर कोडिंग होता है। ग्रे मतलब प्रोसेस स्टीम के थ्रू है, नेचुरल गैस। ब्लू मतलब प्रोसेस स्टीम रिफॉर्मिंग, नेचुरल गैस। ग्रीन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी। येलो मतलब सोलर। टर्कोइज मतलब नेचुरल गैस। पिंक मतलब न्यूक्लियर, और ब्लैक मतलब कोल। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट कैसे वर्क करता है? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, डीसैलिनेशन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। द पॉइंट इज, हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर तो है, और साथ ही साथ इसको स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन ब्लेंडिंग है, दिस इज बहुत नेसेंट स्टेज में है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, न्यूक्लियर भी अब ऐसा वर्ड टेंडेंसी हो रही है, जैसे जर्मनी ने न्यूक्लियर प्लांट्स बंद कर दिए, फ्रांस ने बंद कर दिए, यूरोप में भी अभी नए नहीं आ रहे हैं, जापान ने बंद कर दिए, यूएसए भी अब स्टैग्नेंट हो गया है। का थोड़ा अभी हम नई टेक्नोलॉजी में ज्यादा पुश कर रहे हैं बजाय न्यूक्लियर। एनीवे, ये कुछ प्लांट्स हैं अभी 700 मेगावाट के हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ है? राजस्थान एटॉमिक पावर है, देन नरोरा है, देन तारापुर है महाराष्ट्र, कायगा है कर्नाटका, कुडनकुलम तमिलनाडु, मद्रास में है, काकरापुर भी है, दिस इज पावर स्टेशन। तो ये इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है। 3 स्टेज में है। होमी भाभा, जहांगीर भाभा के टाइम से हमने न्यूक्लियर को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया था। 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। आज की डेट में ना सोलर को हम थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, सोलर को। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी है, इससे कम है चांस आने का। स्टेप्स टेकन टू इंक्रीज न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, इंश्योरेंस पूल है, सिविल लाइबिलिटी है, दिस एंड दैट। ओके, सोलर से ज्यादा सवाल आएंगे देखना। वर्चुअल पावर प्लांट्स बना रहे हैं, तो कंपनीज जैसे जीएम, फोर्ड, गूगल, ये स्केल अप करना चाहते हैं वर्चुअल पावर प्लांट्स। डिसेंट्रलाइज पावर जनरेटिंग यूनिट्स बनाने की बात है, जिससे जैसे ई व्हीकल्स बढ़ रहे हैं उनको एनर्जी सप्लाई हो जाएगा। सॉफ्टवेयर सपोर्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, स्विचिंग हाउसेज, बैटरीज एक्सेट्रा में। तो VPPs विल इनेबल ग्रिड प्लानर्स बेटर मैनेज ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। अब जैसे क्या है, वर्चुअल पावर प्लांट्स हैं, कंट्रोल सेंटर है, सोलर पावर, हाइड्रो, विंड, हाइड्रोजन, ये अलग अलग एनर्जी के सोर्सेज है, वो इनको मैनेज कर रहे हैं कंट्रोल सेंटर। फोरकास्ट कितना है, बिकॉज जैसे आपने देखा फेस्टिवल होता है तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कई बार जैसे विंटर्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लाइक दैट।
देन ये है वाटर, कंटामिनेटेड वाटर है, रेडियो एक्टिव वाटर है। फुकुशिमा डाइची जो जापान में है, यहाँ पे सुनामी आई थी और कंटामिनेट हो गया था वाटर, उसको बहुत बड़े बड़े बैरल्स में स्टोर किया, अभी उसको रिलीज कर रहे हैं। ये म्योन्स है, ये अभी फोर्ट्रेस वॉल सिटी ऑफ शियान सिटी में इसको देखा गया। दिस इज अगेन हाई एनर्जी पार्टिकल है और जस्ट बिलो स्पीड ऑफ लाइट ये ट्रेवल करते हैं। लेट्स सी। लिथियम इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज लिथियम? लिथियम एक इंपॉर्टेंट है रिसोर्स, स्पेशली बैटरी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिथियम डिपॉजिट्स फाइंड हुए हैं कहाँ पर? रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। फाइंड कोल डिपॉजिट्स फॉर रेलवेज, माइंस है, असेसमेंट है। जियोलॉजिकल सर्वे का ये काम होता है, कोल डिपॉजिट्स फॉर द रेलवेज एटसेट्रा में। इसके अलावा ये सारे सर्वे करता है, मैराइन सर्वे करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी जियो साइंटिफिक। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजी मतलब अर्थ सरफेस होता है, ये अर्थ सरफेस रिलेटेड ऑल द वर्क करे। ज्योग्राफी मतलब यूजुअली सरफेस के ऊपर, जियोलॉजी मतलब सरफेस के अंदर। तो अभी ये प्रिलिमिनरी बहुत सारे यहाँ पे लाएगा मिनरल डिपॉजिट्स, और अभी रिपोर्टेड कर्नाटका मांड्या से भी आए हैं लिथियम रिजर्व। लिथियम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट गेम चेंजर होने वाला है बैटरी एंड ईवीज के फ्यूचर के लिए। ओके, अब अभी लिथियम क्या है? ये सॉफ्ट शाइनी ग्रे मेटल होता है, डेंसिटी बहुत कम होती है इसकी, ये वाटर से रिएक्ट करता है, ये नेचुरली अकर नहीं होता, डज नॉट अकर एज मेटल इन नेचर। और इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट मिनरल कंटेनिंग लिथियम, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी यूज इसका होता है रिचार्जेबल बैटरी बनाने में, ईवीज। इसके अलॉयज भी बनते हैं, लिथियम अलॉयज, हाई स्पीड ट्रेन एटसेट्रा में। स्पेशल ग्लासेस हैं, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, ड्रग्स बनती है। ओके, सो लिथियम का यूटिलिटी बहुत है और अभी इंडिया में काफी सारा लिथियम मिला है, तो दिस इज रियली गुड। बाकी ये लिथियम ट्रायंगल है, जैसे लिथियम ट्रायंगल में 75% ज्यादा लिथियम ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई है। बोलीविया, अर्जेंटीना, जो चिली है, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, इन 3 कंट्रीज में सबसे ज्यादा साउथ अमेरिकन कंट्रीज में लिथियम है। तो लिथियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम से रिस्क भी है कि हिमालय इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, डैमेज भी हो सकता है। डूम्सडे क्लॉक क्या है? एक BAS ने डूम्सडे क्लॉक बनाया, 90 सेकेंड्स टू मिडनाइट बिकॉज ऑफ माउंटिंग न्यूक्लियर वॉरफेयर इन यूक्रेन। फॉस्फोरस जिप्सम है, यूज ऑफ फॉस्फोरस जिप्सम अभी हाईवेज में हो रहा है रोड्स बनाने के लिए। ओके, तो दिस इज जिप्सम। जिप्सम का बहुत यूटिलिटी होता है, एग्रीकल्चर में भी जिप्सम यूज करते हैं, कई बार सवाल आए। अमॉर्फोस आइस है, ये न्यू टाइप ऑफ आइस है, मीडियम डेंसिटी की होती है। ये वाटर, एक्चुअली मिस्टीरियस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें। अनयूजुअल प्रॉपर्टी है वाटर की, अमॉर्फस आइस। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये किसी डिसऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं, कोई स्केल नहीं होती, ओरिएंटेशन नहीं होता। अक्सर ये अमॉर्फस वाइज जो होती है ना, जैसे क्रिस्टलाइन होता है, अमॉर्फस होता है। अमॉर्फस मतलब कुछ सिस्टमेटिक नहीं है। स्पेस, कॉमेट्स, इंटरस्टेलर क्लाउड्स में ये यूजुअली मिलता है, ज्योमेट्री इसका नहीं है। क्रिस्टलाइन में ज्योमेट्री होता है। मार्कोनी प्राइज है, ये हरि बालाकृष्णन जी को मिला है, इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट है। US बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन एनुअली दिया जाता है, डिजिटल इंक्लूसिविटी में इनको मिला है। कम्युनिकेशन, मार्कोनी मतलब रेडियो भी होता है। ओके, इंडियन साइंस एंड कांग्रेस एसोसिएशन है, इसका 108th सेशन अभी स्टार्ट हुआ। साइंस, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट थीम है यहाँ पे। देन स्मार्ट है, स्मार्ट क्या प्रोग्राम है? स्मार्ट प्रोग्राम मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च को करना है, यहाँ पे सिस्टमेटिक ट्रायल्स हो और आयुर्वेदा ऑथेंटिक वे में विद प्रूफ विद ट्रायल्स हम कंडक्ट करें। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज हैं ये GE ट्रीज का है, अमेरिकन चेस्टनट का बनाया है। क्लाइमेट चेंज से फाइट करने पर हेल्प हो सकता है। टिम्बर, पल्प, पेपर सब यहाँ पे मिलेगा। तो एक वेराइटी है, इंडिया में भी रबर की एक वेराइटी पे अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। ओके, 5th जनरेशन जो है, दिस इज 5th जनरेशन। बीम फोर्सिंग एक लेजर बीम है, जैसे वाईफाई में भी कभी बीम फोर्सिंग होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप सिग्नल्स भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड बीम फोर्सिंग। ओके, सो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं कल्चर। तो दिस इज कल्चर। अब सी, ये है आर्किटेक्चर। ये जो मैदाम्स हैं, अहोम बरियल माउंड्स, ये काफी न्यूज में है अभी। ये है चेरादियो मैदाम्स। इंडिया ने अभी डिसाइड किया है टू नॉमिनेट असम्स चेरादियो मैदाम्स अहोम बरियल मेथड माउंट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2023। तो यहाँ रिमेन्स ऑफ द रॉयल्टी ऑफ अहोम डायनेस्टी है, ये पटकई रेंज में है, पिरामिड्स ऑफ असम बोला जाता है। और ये कैनोनिकल यहाँ पे टेक्स्ट भी मिला है जो अहोम ने डेवलप किया था, और ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैदाम को बताते हैं। यहाँ एक वॉल्टेड चैम्बर भी है, डबल स्टोरेड है, हेमिस्फेरिकल मड माउंट लेयर है।
सेवरल ऑब्जेक्ट्स हैं रॉयल फैमिली के, यहाँ पर है रॉयल इंसिग्निया, ऑब्जेक्ट मेड इन वुड। तो जैसे इजिप्ट होता है, इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वहाँ पे वहाँ के फेराओ के जो रॉयल फैमिली के उनको डेड बॉडी और उनसे रिलेटेड स्टफ्स को रखा जाता था, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये बरियल साइट्स हैं, बरियल माउंट्स हैं। तो ये 18th सेंचुरी में इनका थोड़ा डिक्लाइन हुआ था, अभी इसको फिर से यूनेस्को में लिस्ट करने की बात है। इसमें वुड है, प्राइमरी मटेरियल है, स्टोन और बर्न ब्रिक भी देखने को मिला है। देन दिस इज सम्मेद शिखर शेत्रुंजय हिल, पारसनाथ 1365 मीटर का हाईएस्ट माउंटेन पीक है झारखंड में। तो जैन कम्युनिटी के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम्मेद शिखर और पारसनाथ हिल इन झारखंड, शेत्रुंजय हिल है पालिताना ऑफ गुजरात में, तो एक गुजरात है और एक झारखंड है। सम्मेद शिखर जी पारसनाथ हिल है, इसको टूरिस्ट स्पॉट अभी डिक्लेयर किया है, इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे अभी बात है कि एक्चुअली क्या होता है कि जो साइट्स है रिलीजियस साइट्स है या रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी है, बट अगर यहाँ ओवर्ट कमर्शलाइजेशन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, टूरिज्म भी अनकंट्रोल्ड है, तो रिलीजियस साइट्स में डैमेजेस भी होते हैं। तो इसलिए ये काफी अभी न्यूज में है। सांथल्स असर्ट देयर क्लेम ओवर पारसनाथ हिल। अब जो झारखंड है यहाँ पे सांथल कम्युनिटी भी है। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे अभी क्लैशेस हो रहे थे। ट्राइबल कम्युनिटी ने कहा कि उनके जो फेस्टिवल्स हैं जिसमें जैसे सांथल है, ट्राइबल है, तो वहाँ पे लिकर एंड नॉन वेज फूड जैसे बैन हो गया है 10 किलोमीटर रेडियस में, तो इस पे ऑब्जेक्शन अभी आया था। बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटी के रिलीजियस रिचुअल्स भी होते हैं जैसे एनिमल सेक्रीफाइस। तो ये अभी न्यूज में था। द काउंसिल रूल्ड इन द फेवर ऑफ सांथल ट्राइब। सम्मेद शिखर है, ये सम्मेद शिखर मतलब लिटरल मीनिंग है वेनरेबल पीक ऑफ शिखर जी, वेनरेबल। तो ये बहुत बहुत रेवर्ड प्लेस है, इसका बहुत मान्यता है। ये सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, तीर्थ राज है जैनिज्म में, मतलब किंग ऑफ पिलग्रिमेज। ये पारसनाथ हिल में है झारखंड में। 23rd जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के नाम पर ये रखा है। तो इट इज बिलीव दैट 20 ऑफ द 24 जैन तीर्थंकर जो थे उन्होंने सैल्वेशन यहीं पे किया है। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी रेवर्ड। फुल मून है तीर्थंकर का मतलब, ये मेटाफर है फॉर केवल ज्ञान। तो तीर्थंकर इज नॉट एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। शिखर जी वर्शिप होता है दिगंबर एंड श्वेतांबर दोनों के द्वारा। शिखर जी इंपॉर्टेंट पार्ट है श्वेतांबर पंच तीर्थ का, जिसमें अष्टापाद, गिरनार, दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू और शत्रुंजय होता है। ये सब प्रीलिम्स में पूछे गए सवाल। शत्रुंजय हिल्स है, ये भावनगर गुजरात में है, पालिताना में। और इसको पुंडारिक गिरी भी बोला जाता है। पुंडारिक ग्रैंडसन थे आदिनाथ के। ये शत्रुंजय रिवर पे है। देन दिस इज चचाई हिल्स ऑफ गिर फॉरेस्ट ऑफ जूनागढ़ में। यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, गल्फ ऑफ कैम्बे में जाती है। आदिनाथ या ऋषभनाथ जो थे ये पहले तीर्थंकर थे, इन्होंने पहला सरमन इधर ही दिया था हिल में, शत्रुंजय हिल्स में। 11th-12th सेंचुरी में यहाँ पे टेम्पल्स बने। तो जैसे ये अदर प्रिंसिपल पिलग्रिमेज श्राइन्स है श्वेतांबर का। अब बताओ श्वेतांबर और दिगंबर में क्या डिफरेंस है, और ये जो सेक्ट है ये कैसे दो इसमें डिवाइड हुआ। अष्टापद मतलब होता है, दिस इज सिचुआन प्रोविंस इन साउथ वेस्ट चाइना में है, नियर तिब्बत बॉर्डर में। अष्टापद ये बिलीव किया जाता है कि फर्स्ट जैन तीर्थंकर ने यहाँ पे निर्वाण अटेन किया था। गिरनार है, ये 22nd तीर्थंकर नेमिनाथ जी के नाम पर है, और इट इज ऑल्सो नोन एज रेवातक पर्वत। दिलवारा के टेम्पल्स हैं, ये ग्रुप ऑफ श्वेतांबर टेम्पल है, माउंट आबू में है राजस्थान में। और यहाँ 5 जैन तीर्थंकर हैं, लॉर्ड महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभ जी एंड नेमिनाथ। ये मार्वलस मार्बल का बहुत ब्यूटीफुल है, दिलवारा इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। चालुक्य डायनेस्टी ने यहाँ पे बनाए थे। पुराना किला फिर न्यूज में है, एक्सकेवेशन यहाँ पे हुआ एएसआई ने, और फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइंड करने की कोशिश की। यह कॉन्टिन्यूस हैबिटेशन रहा है करीब 2500 साल में। पेंटेड ग्रेवेयर है, अर्दन पॉटरी सीक्वेंस भी मिला है यहाँ पे। तो कुषाण, गुप्ता, राजपूत सल्तनत, मुगल सल्तनत, पुराना किला में हैबिटेशन रहा है। आर्टिफैक्ट में सिकल है, टेराकोटा के टॉयज हैं, ब्रिक्स है, फिगराइंस, सील्स एटसेट्रा मिला है। तो ये बिल्ड बाय मुगल एम्परर था, और ये नई सिटी दीन पनाह का नाम दिया था। टेक्सुअल सोर्स भी है यहाँ पे आईने अकबरी अबुल फजल का, जिसमें इंद्रप्रस्थ और दीन पनाह का मेंशन है। यहाँ किला एक कुन्हा मॉस्क भी है, ये शेरशाह ने बनाया था। शेर मंडल है, दिस इज अगेन बाय शेरशाह, रेड सैंडस्टोन है। हुमायूं ने यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनाई थी। अदर स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें एक बाउली है मतलब वाटर, हमाम है मतलब नहाने का प्लेस, बाथ हाउस, लाल दरवाजा है यहाँ पे, और मैजेस्टिक गेटवेज भी हैं, बड़ा दरवाजा, हुमायूं दरवाजा और तलाकी दरवाजा। और यहाँ पे वाइड मोट लिंक टू रिवर यमुना। दिल्ली पूरा यमुना के किनारे ही बसा हुआ है।
इसके अलावा कुछ एक्सकेवेशन हड़प्पन साइट्स गुजरात में मिली हैं। दिस इज जूना खाटिया विलेज में, कच्छ में। यहाँ सैरेमिक पॉट्स, बीडेड, सब आईवीसी है। ये की फाइंडिंग है, कोई मेजर हैबिटेशन तो नहीं है डिस्कवर, बट कुछ इंपॉर्टेंट उधर के रेलिक्स हमें मिले हैं। ये कुछ मेजर हड़प्पन साइट से नाम याद रखना है, जुनीकुरान, धोलावीरा, है ना। देन एक धोलावीरा इधर 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 इंडिया में भी है, दिस इज धोलावीरा। दिस इज देसलपुर, पाबूमठ, दिस इज मोटी पीपली, और एक और इम्पोर्टेंट है शिकरपुर, एंड दिस इज लोथल इज इम्पोर्टेंट, रंगपुर इज इम्पोर्टेंट, रोजडी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पादरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि मेजर हड़प्पन साइट्स है गुजरात की। यहाँ पेबल्स मिले हैं, आईवीसी का बरियल है यहाँ पे। जैसे बरियल में भी कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल और अर्न भी होता था, बरियल की मेथड्स थी। तो आईवीसी कुछ मामलों में बहुत एडवांस्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। यहाँ लोथल भी है जहाँ पे बरियल ऑफ पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर मिले। किलाडी एक्सकेवेशन न्यूज में है, ये शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में है, मदुरई साउथ में, टेम्पल मदुरई के पास मिले। और ये माना जा रहा है यहाँ पर भी एक एंशियंट सिविलाइजेशन थी तमिलनाडु में, संगम एज के टाइम की। संगम 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सीई का टाइम है, जिसमें संगम एज के लिटरेचर भी कंपाइल हुए थे। तमिल लिटरेचर, तमिल एक कॉन्क्लेव हुआ था वहां पे। बुद्धिस्ट मोनास्टरी कॉम्प्लेक्स है, ये भरतपुर वेस्ट बंगाल में मिला है। बुद्धिस्ट स्तूपा है, ब्लैक एंड रेड वेब पॉटरी है यहाँ पे। भूमि स्पर्श मुद्रा, मतलब अर्थ को टच कर रहे हैं, बुद्धा का एनलाइटनमेंट भी है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है, पैरट लेडी है यहाँ पे। 12th सेंचुरी आइडल है जो खजुराहो को बिलोंग करता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, चंदेला डायनेस्टी ने इन्हें बनाया था, नागाड़ा स्टाइल के ये टेम्पल है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। सप्तकोटेश्वर टेम्पल है, ये 350 साल पुराना है। ये रॉयल डायनेस्टी ऑफ गोवा कदम्ब ने बनाया था, शिवाजी महाराज ने इसको रेनोवेट किया है। जातर द्योल है, ये कहाँ का है, इधर भी ग्रेजुअली अभी इरोड हो रहा है, ये वेस्ट बंगाल में। जातर द्योल, ये जो जातर द्योल स्टेप के जो वर्ड्स है ना, ये बंगाली वेस्ट बंगाल तरफ के। फर्स्ट G20 समिट भी अभी रन ऑफ कच्छ में हो रही है। तो लाडपुरा खास विलेज यहाँ पे न्यूज में था, जिसमें किस तरीके से होम स्टेज विलेज में हुआ। खोनामा विलेज है नागालैंड का, और इको टूरिज्म को बढ़ाया। धोलावीरा साइट्स हैं गुजरात की, तीनों इंपॉर्टेंट है, लाडपुरा, खोनामा और धोलावीरा। G20 टूरिज्म। कुछ पेंटिंग्स देखते हैं हम। थुलाल पेंटिंग है, तो थुलाल मतलब एक रेड रिसाइट करते हैं, डांस आर्ट फॉर्म केरला का है, ह्यूमर भी है, सोशल सेटायर भी है। नाम्बियार पोएट कुंचन नाम्बियार के नाम पे। कॉम्प्लेक्स डांस फॉर्म है कथकली और कुडियट्टम का। 3 सिंगर्स होते हैं यहाँ पे, सपोर्टेड बाय सिंगर्स है, और ये थुलाल है। थुलाल, इसके बहुत सारे वर्जन भी हो सकते हैं। मोहिनी अट्टम है, क्लासिकल डांस फॉर्म केरला का है, विमेन इसको परफॉर्म करती है इन ऑनर ऑफ गॉड विष्णु। सोलो डांस फॉर्म है, इंस्ट्रूमेंट्स ये सारे यूज होते हैं यहाँ पे। नाट्य शास्त्र में इसका नाम है, इट इज रूट सेज इन भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है। 8 क्लासिकल डांसेस हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिशी, सतरिया, मोहिनी अट्टम और मणिपुर। इटिको पक्का टॉयज है, सीवी राजू इटिको पक्का वुडन टॉयज अभी क्राफ्ट करते हैं, पद्मश्री मिला हुआ है। जीआई इंडिकेशन भी है, आंध्रा से होते हैं इटिको पक्का, और ये बड़े सॉफ्ट नेचर की वुड से बनाते हैं, बच्चों के लिए सेफ भी रहते हैं। वुड लेकर क्राफ्ट इसमें यूज होती है, कोटिंग भी हाई ग्लॉस एंड शाइनी होती है। महाराष्ट्र के दयानंद सरस्वती जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानते हैं। अभी 200th बर्थ एनिवर्सरी थी। शुद्धि मूवमेंट आपने स्टार्ट किया था और पॉपुलर मूवमेंट था इसमें, और आर्य समाज फिलॉसफी को ये आगे प्रोपेल करते थे। सोशल रिफॉर्मर थे एंड आपने रिलीजन पॉलिटिक्स सोसाइटी में सत्यर्थ प्रकाश नाम की बुक में अपने वर्क में अपनी फिलॉसफी को बताया। धर्म को एडवोकेट करते थे, सुप्रीमेसी ऑफ वेदा था, फ्री फ्रॉम एनी पार्शियलिटी होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। रिटर्न टू वैदिक प्रिंसिपल्स का स्लोगन दिया, गो बैक टू वेदास। नॉन वायलेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बींग्स था, बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन काइंड की एक्टिविटीज थी, वैदिक एजुकेशन था, विमेन एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज को आपने अपोज किया। पॉलिटिकल में आपने बहुत सारे लीडर्स को आपकी टीचिंग से इन्फ्लुएंस हुए, जैसे लाला लाजपत राय जी, सावरकर, मैडम कामा, राम प्रसाद बिस्मिल, MG रानाडे, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी। स्वराज का आपने वर्ड यूज किया, क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश को और स्वदेशी को सपोर्ट किया। एजुकेशन के लिए आपने एंग्लो वैदिक स्कूल्स ओपन किए, DAV, मल्टीपल वैदिक स्कूल्स, गुरुकुल्स भी आपने बनाए। आर्य समाज है 1875 में बना था, सोशल इनइक्विटीज को दूर करने के लिए। ये द पर्पस वाज कि गो बैक टू वेदास, मेक द वर्ल्ड नोबल, और यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी, बेसिक ऑफ वैदिक टीचिंग यहाँ पे था, रिचुअल्स थे,
कंडम किया था, जैसे आइडल वर्शिप, पिलग्रिमेज, बादिंग इन होली रिवर्स, एनिमल सेक्रीफाइसेस को कंडम किया था। आर्य समाज जो था इसने सोशल रिफॉर्म्स में किया, विडो रिमैरिज, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, तो इट वाज अ रिफॉर्म की परोपकारी सभा भी थी। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, आपने रामचरितमानस पोयम लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर तेज वाल्मीकि के ग्रेट एपिक रामायणा पे बेस्ड है, 7 चैप्टर्स भी हैं इसमें। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है ये ब्राह्मण एंड इज ओरिजिनल नेम था राम बोला दुबे। ओके, तो ये यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में थे और गंगा में रामचरितमानस आपने यहाँ कंपोज किया है। ही लिव्ड इन द टाइम ऑफ एम्परर अकबर। रानी वेल्लू नाचियार, ये वीराम मानगानी, ब्रेव वुमेन तमिल लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना, वीराम मांगानी मंगाई। ओके, वीर राम मंगाई। देन ये डॉटर थी और रामापुरम और सेतुपति, क्वीन ऑफ शिवगंगा एस्टेट थी। विमेन आपने उदायत आर्मी ऑफ विमेन बिल्ड किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वॉर किया और अलायंस था हैदर अली के साथ। संत सेवालाल महाराज है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी यहाँ पे कोमेमोरेट किया है। 1739 शिवमोगा कर्नाटका में बर्थ था, रिफॉर्म्स था, टीचर थे बंजारा कम्युनिटी। तो आपने जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए हैं उसके लिए अभी कोमेमोरेट किया था। साउंड नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा था, नेचुरोपैथी भी था। वीर नारायण सिंह थे, आप अभी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अभी ऑनर किया है छत्तीसगढ़ में। ये लैंडलॉर्ड थे सोना खान छत्तीसगढ़ में। 1857 रिवोल्ट स्पीयर हेड किया था आपने। एंसेस्टर्स वर फ्रॉम द गोंड ट्राइब और दिस इज वीर नारायण सिंह। हेमू कालानी सिंध रीजन में थी, रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, नोन एज भगत सिंह ऑफ सिंध। स्वराज सेना आपने बनाया और जो अभी मॉडर्न डे सिंध बलूचिस्तान एजिटेशन में आपने वर्क किया। कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, अगेन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बताए। लीगल प्रोटेक्शन उन्हें देना है। देखो आर्टिकल 49 में ये लिखा हुआ है, दिस डीपीएसपी में भी, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अक्रॉस द कंट्री, लीगल प्रोटेक्शन है। इसके अलावा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट भी है। हमको मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, मॉन्यूमेंट्स के डिग्रेडेशन को नहीं होने देना है, दिस इज द वे। एक 100 मीटर का दायरा होता है, उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी। 200 मीटर तक रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। एक मॉन्यूमेंट मित्र भी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड मॉन्यूमेंट मित्र? मॉन्यूमेंट मित्र। कुछ रूट्स ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया भी हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बताया। इसका एक बड़ा अच्छा कंपाइलेशन आया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किन किन बातों को शेयर किया, मैं उससे भी शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। ओके, दिस इज उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है, ये है चोला एम्पायर के टाइम के, एंशिएंट चोला विलेज के टाइम पे। जनरल असेंबलीज, महासभा एटसेट्रा है। ओके, क्वालिफिकेशन की बात है यहाँ पे, डिस्क्वालिफिकेशन। अनुभव मंडप ऑफ लॉर्ड बसवेश्वरा, लॉर्ड बसवेश्वरा जो थे 12th सेंचुरी के पोएट थे, कर्नाटका में बॉर्न हुए थे। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म है, लिंगायत मूवमेंट इन साउथ इंडिया है। बासावा जो है ये जो है 13th सेंचुरी के यहाँ पर थे, बासावा। ओके, दिस इज बासावा। फिलोसफी एंड एक्सपीरियंस। काकटिया ट्रेडिशन है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, वारंगल इसकी कैपिटल है, इलेक्टेड कॉमिटीज भी है काकटिया। भक्ति मूवमेंट है, फैसिलिटेटेड द अकोमोडेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी है भक्ति। भक्ति में भी निर्गुण क्या होते हैं कैन यू टेल, और सगुण क्या होते हैं कैन यू टेल। इसका एक बड़ा अच्छा कंपाइलेशन है एनसीईआरटी क्लास 7th का, मैंने टेलीग्राम पे एक बार शेयर किया था, आई विल शेयर इट अगेन। उसमें सारे भक्ति सेंट्स बड़े अच्छे से दिए हुए हैं, हैव अ लुक। ये काकटिया किंगडम है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर है रुद्रदेव, ये काकटिया है। अब देखो अगर हम 12th to 14th देखें, मेडाइवल चालू हो रहा है, राजपूत यहाँ पर है, यहाँ पे देवगिरी, कामराज, होयसाला है, कैलिकट, पांड्या साउथ में है, काकटिया किंगडम या आंध्रा तेलंगाना इस एरिया में, और फिर ईस्टर्न गंगा हो जाएगी बंगाल तरफ। इसमें रुद्रदेव थे, काकटिया वेस्टर्न चालुक्य। गणपति देव थे, ये भी बंगाल कांचीपुरम तरफ है। रुद्र देवी भी फीमेल रूलर थी। मेजर सिटीज वारंगल था और मोटुपल्ली फेमस पोर्ट था। प्रीलिम्स का सवाल है। बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, रामप्पा टेम्पल, फिर न्यूज में अभी रुद्रेश्वर टेम्पल भी है। वारंगल फोर्ट है, ये किंग गणपति ने बनाया था। तेलुगु लैंग्वेज है, संस्कृत यूज होती थी। एक वाटर स्टोरेज की बात थी यहाँ पे। वैसे भी आंध्रा तेलंगाना में टैंक वाटर स्टोरेज बनाने का काफी कल्चर है। विमेन भी एक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे थे, पर सोसाइटी अभी भी पैट्रियार्कल थी। इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सब
हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं मैक्सिमम। जब फसल आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, तो हम त्योहार मनाते हैं। हमारे फेस्टिवल सन गॉड को भी हम करते हैं, डेडिकेट करते हैं। जैसे मकर संक्रांति हुआ, कैप्रिकॉन, हम विंटर्स एंड देन समर स्टार्ट हो रहा है तो हम त्योहार मनाते हैं। इनके अलग अलग नाम है। जैसे अरुणाचल में मकर संक्रांति और बिहू है। देन नागालैंड में मकर संक्रांति है, मणिपुर में मकर संक्रांति, मिजोरम में बिहू, त्रिपुरा में पौष मनाते हैं, मकर संक्रांति एंड पौष। मेघालय में बिहू है, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति है, सिक्किम में माघे है और असम में माघ बिहू और भोगाली बिहू। बिहू इज इन सिक्किम। यूपी में खिचड़ी है, उत्तरायण जो होता है, और घुघुटिया दिस इज उत्तराखंड। हिमाचल में माघजा साजी बोलते हैं। कश्मीर में शिशुर संकीरात बोलते हैं। जम्मू में होता है माघी संग्रांत और उत्तरायण बोलते हैं। पंजाब में आ गई लोहड़ी, और संक्रांत होता है हरियाणा में, मकर संक्रांति संक्रांत राजस्थान एमपी में, उत्तरायण गुजरात में। ये सब अलग अलग नाम है, फेस्टिवल सब सेम ही है। मकर संक्रांति है, थाई पोंगल है, मकर विलाकू है केरला में, और पेड्डा एंड पांडुगा भोगी आंध्रा तेलंगाना। तो ये सब है उत्तरायण में सन का, बिकॉज एपरेंट मूवमेंट हो रहा है। तो सन जब विंटर से समर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो हम ये सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। कुछ और फेस्टिवल्स हैं, जैसे बील फेस्टिवल है असम में, एंड दिस इज परशुराम कुंड और फेस्टिवल अरुणाचल में। सियांग रिवर है तो ये भी अरुणाचल। मणिपुर में गान नगाई फेस्टिवल है। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में। गोवा में पर्पल फेस्ट है और केरला में अट्टुकल पोंगल है। गंगा सागर मेला कई बार पूछा है प्रीलिम्स और मेंस में। ये गंगा सागर मेला लगता है वेस्ट बंगाल 24 साउथ परगना में। सीक्रेट डिप मकर संक्रांति में यहाँ पे लेते हैं। आइलैंड है गंगा का शेल्फ ऑफ दिस बे ऑफ बंगाल में। देन दिस इज गान गाई फेस्टिवल, गंगाई फेस्टिवल। ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल है, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल मणिपुर में। यह नागा ट्राइब्स इसको सेलिब्रेट करती है। देन परशुराम कुंड फेस्टिवल है अरुणाचल का, और परशुराम फेस्टिवल है और मिशमी प्लेटू के पास में है ये। और दिस इज जून बील, दिस इज इन असम, माघ बिहू। माघ बिहू, बिहू असम का फेस्टिवल है। देन असम की ट्राइबल कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है। सियांग जो फेस्टिवल है ये अरुणाचल का है। देन अट्टुकल पोंगल है, पोंगल पोंगल अगेन, पोंगल इज इन केरला ना, तो साउथ का हो जाएगा, ये साउथ का फेस्टिवल हो जाएगा। कुछ अवार्ड्स हैं, पद्म अवार्ड्स हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, 54 से मिल रहे हैं। रिपब्लिक डे में मिलते हैं, केवल 78 to 79 और 93 to 97 के टाइम पे नहीं मिले थे। इसमें कोई अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है। टाइटल कैन नॉट बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स भी होता है, बिकॉज हम ऐसे टाइटल्स बोलते नहीं है कि पद्म अवार्डी है, भूषण, पद्म भूषण, लाइक दिस डज नॉट अमाउंट टू टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स। पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। तो सबसे जो है पद्मश्री है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, इसके ऊपर है पद्म भूषण और सबसे ऊपर है पद्म विभूषण। तो एक कमेटी बनती है, प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं उसे, और वो नॉमिनेशंस आते हैं। सेल्फ नॉमिनेशन भी हो सकता है, आप खुद का नाम भी भेज सकते हो फॉर अवार्ड्स। गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं, एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट एलिजिबल है, इसके अलावा एलिजिबल नहीं है। सेल्फ नॉमिनेशन पॉसिबल है, पीएम की काउंसिल होती है। तो जो पूरा अचीवमेंट है आपके फील्ड में उसको हम अवार्ड करते हैं यहाँ पे, और 120 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पॉस्ट्यूमस भी मिलते हैं, एनआरआई, फॉरेनर, ओसीआईज को भी मिलते हैं। एक सर्टिफिकेट मिलता है और प्रेसिडेंट एक मेडलियन देते हैं, और इसमें कैश प्राइस नहीं होती। परमवीर चक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज होता है। परमवीर चक्र होता है, एक्सट्रीम अपने लेवल का शौर्य दिखाया है तब मिलता है। तो परमवीर चक्र है। पराक्रम दिवस हमने मनाया है। अंडमान निकोबार के बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो हमने ऐसे नेम किए हैं अपने हीरोज के ऊपर। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस होता है। और इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, ये ब्रोंज में होता है, स्टेट का एम्बलम होता है, और इसमें 4 रेप्लिका ऑफ इंडिया वज्र एंड स्वॉर्ड ऑफ शिवाजी है। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को अभी फर्स्ट पीवीसी अवार्डी थे, पॉस्ट्यूमस था ये। जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2022 है, प्रेसिडेंट ने अभी अप्रूव किया है। ये न्यू मेरिटोरियस एक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर के लिए दिया जाता है। तो दिस इज जीवन रक्षा, ये पॉस्ट्यूमस है, ये भी पॉस्ट्यूमस हो सकता है। गंजम का केवड़ा न्यूज में है। केवड़ा, गंजम मतलब ओडिशा, इससे ऑयल बनता है और इसका एरोमा बहुत अच्छा है। दिस इज वेरी सेंटेड होता है, जीआई टैग भी है इसे। ओके, युवा संगम पोर्टल है, ये लॉन्च हुआ है। और युवा संगम पोर्टल नॉर्थ ईस्ट में यूथ के लिए है, यूथ को हमें ट्रेनिंग एक्सेट्रा, कल्चर वगैरह सब यहाँ पे काम हो।
देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। देन रून स्टोन है, ये नॉर्वे में मिला हुआ है, ओल्डेस्ट है स्टोन विद यूनिक इंस्क्रिप्शन। यूनिक क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लाइन से कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है। तो यहाँ बहुत सारे जर्मैनिक अल्फाबेट्स मिले, एंशिएंट है ये। हाकू पत्र इंपॉर्टेंट है, ये बंजारा ट्राइब्स है कर्नाटका में, इनको लीगल डॉक्यूमेंट मिला है ऑनरशिप ऑफ देयर लैंड का। ये कुछ करेक्शन है, कुतुब शाही आर्किटेक्चर है, टॉयज ऑफ इंडिया है, चोपू समन इज फ्रॉम तमिलनाडु। कुतुब शाही डायनेस्टी जो थी ये बहमानी है, बहमानी भी इस एरिया में, पर अब टाइम जोन बदल गया है। ये 15 से 1687 के बीच में कुतुब शाही है यहाँ पे। तो इब्राहिम कुतुब शाही ये इनके चीफ थे। मोहम्मद नगर था, हैदराबाद था। कल्चर में यहाँ पर कल्चर है, शीप एम्बलम था इसका, महाकाली जतारा, जतारा इस एरिया में होता है। टैक्स नहीं था, तेलुगु अभी आगे बढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सोशल रिलीजियस कंडीशन। और दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंडिया के टॉयज है। टॉयज में देखो ये है चनाका टॉय विद विसल, गुग्गू है, लट्टू है, हंडवाई है गुजरात में, तिगड़ा ढिंगला, भातुकारी मिनिएचर है, सावंतवादी है, दिस इज चन्नापटना, किन्नल टॉयज कर्नाटका, इटिको पक्का है, कोंडापल्ली है, तंजावर है, चौपू समन तमिलनाडु। देन कन्या पुत्री है बिहार, सिक्की वर्क है, निर्मल टॉयज है, नाटू ग्राम, लैला दिस इज फाडीबी मणिपुर है। देन इसके अलावा असम के टॉयज हैं, टेराकोटा, पेपर मैश है, संबलपुर है, वुडन टॉयज ऑफ वाराणसी। ये अलग अलग टॉयज हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आंध्रा के इटिको पक्का और कोंडापल्ली टॉयज, कोंडापल्ली टॉयज। किन्नल टॉयज ऑफ कर्नाटका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी साउथ के स्टेट है ना, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, साउथ बहुत पिक होने वाला है। नेशनल एक्शन प्लान है, हैंडीक्राफ्ट टॉय क्लस्टर भी बनाएंगे। तो विद दैट हमारा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कंप्लीट होता है। हमने पूरा रिवीजन किया है, सारे 365 पीडीएफ हमने यहाँ पे कवर कर लिए। इसका मैं आपसे एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगा, आप इसको एक बार और क्विक रिवाइज कर लेना, बस ये स्टिक रहेगा आपके साथ रियल एग्जाम में, इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। ओके, कुछ नई चीज अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स अच्छे से रखना है और सिलेबस के विद इन ही हमें रहना है। सो दिस कंप्लीट्स ऑल द रिवीजन क्लासेस। अब हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, केवल और केवल अगले 20 दिन हमें जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। 1-to-1 सेशंस अब फुल थ्रॉटल होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।